राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन एक देखी थी कि वेक्टर को एक तो विजुअली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी बात ये देखी थी कि वेक्टर ख़ुद जो है वो अपनी ज़ात में क्या चीज़ है। ठीक है जी। तो अब हम उसको थोड़ा सा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले चूँकि हमें पाइथन की ज़रूरत है तो मैं पाइथन का एक रिफ़्रेशर करूँगा। जिन लोगों को पाइथन का पता है वो भी आई गेस इट विल टेक लाइक 10 और 15 मिनट्स, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो उसको एक नज़र देख लें तो ज़रा हम लोग एक पेज पे हो जाएंगे, डिस्कशन एक किस्म की हो जाएगी। कुछ बीच में मैं बातें ज़रूरी कवर करना चाहता हूँ, तो इट्स नॉट जस्ट पाइथन का सिंटेक्स बहुत आसान है, लेकिन पाइथन के से रिलेटेड, पाइथन क्या नहीं या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ 2-3 बातें भी बीच में आएंगी, तो जिन लोगों को पहले से पाइथन आती है वो भी सुन लें तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दी बेसिक सिंटेक्स। आपके पास पाइथन के अंदर वेरिएबल उसी तरीके से डिफाइन, डिक्लेयर और उसकी वैल्यू असाइन एक ही टाइम पर होती है। आपको अलग से डाटा टाइप नहीं बतानी पड़ती। इफ़ यू से जस्ट से x = 5 तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो 5 असाइन हो जाती है। ठीक है जी। फंक्शन की जो डेफिनेशन है, यहाँ पे आपको डाटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती, तो उससे आगे पीछे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं कि पाइथन के अंदर आपको इवन इन दी लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ पाइथन आपको डाटा टाइप्स देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं साथ आप लोगों को थोड़ी सी वो बातें बताना चाहता हूँ जो कि स्पेसिफ़िकली न्यूमेरिक कंप्यूटिंग के हिसाब से कह लें आप उसको, या आगे जाके जहाँ पे न्यूमेरिक कंप्यूटिंग अप्लाई होती है, मसलन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, विजन हो गई, ये सारे जितने भी एरियाज़ हैं, इन सारों के अंदर जो रेलेवेंट्स की चीज़ें हैं वो मैं साथ साथ बताऊँगा थोड़ा सा। तो बात ये कि इवन दो पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स आपको बताना ज़रूरी नहीं है। यू कैन जस्ट से x = 5, तो 5 इज़ एन इंटीजर, तो x की डाटा टाइप 5 जो है वो इम्प्लाइड है, और वो आपका जो इंटरप्रेटर है वो ख़ुद उसके हिसाब से फिर काम करता है। ठीक है, जो इम्प्लाइड डाटा टाइप्स होती हैं। बट पाइथन की जो नए वर्जन्स आ रहे हैं उनके अंदर टाइप की सपोर्ट मौजूद है। आप टाइप की सपोर्ट डाल सकते हैं। तो आप कहेंगे भला की क्या ज़रूरत है, जब बगैर टाइप दिए काम वो कर रहा है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी मैं इसको कहूँ कि ये इंट है। फ़र्क ये होता है कि जब आपने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डाटा टाइप नहीं बताई तो इट हैज़ टू सम हाउ, आखिर में तो इसे मशीन कोड बनेगा ना, असेंबली लैंग्वेज सबने देखी हुई है, आखिर में जाके मशीन कोड ही बनना है, जब जो कुछ भी आप कर लें ऊपर आखिर में जाके मशीन कोड बनेगा। तो डाटा टाइप देने से फ़ायदा ये होता है कि डाटा टाइप ना देने से नुकसान ये होता है कि आपका जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, वॉट एवर द लैंग्वेज इज़, उसने जब मशीन कोड बनाना है तो इट हैज़ टू पुट इन अ लॉट ऑफ चेक्स, इट हैज़ टू टेक केयर ऑफ ऑल द डिफरेंट सिनारियोज़ कि अगर इंटीजर आ गया तो ये होगा, और फ्लोट आ गया तो ये होगा, और स्ट्रिंग आ गया तो ये होगा, अगर इसको आपने लिस्ट बना दिया तो ये होगा। इट हैज़ टू हैव अ लॉट ऑफ दोज इफ्स एंड एल्सेस। ठीक है, बहुत सारी किस्से कहानियाँ बीच में आती हैं। जबकि अगर आप उसको कह दें कि भाई दिस इज़ गोइंग टू बी ए 64 बिट फ्लोट नंबर, तो अब उसको इंटीजर को नहीं देखना पड़ता, स्ट्रिंग्स के जितने चेक्स हैं वो सारे ख़त्म, अरेज, लिस्ट, सारे किसी कहानियाँ ख़त्म, सिर्फ फ्लोट्स, और फ्लोट्स में भी 32 बिट नहीं, 16 बिट नहीं, एग्जैक्टली 64 बिट फ्लोट होगा। और आगे जाके इसी कोर्स में हम देखेंगे कि 64 बिट और 32 बिट फ्लोट से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आगे मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की ये चीज़ें। ठीक है, तो डाटा टाइप जो है इवन दो कि पाइथन के अंदर देनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुनासिब ये है कि आप लोग उसको डाटा टाइप दें। ठीक है, इफ़ यू नो दैट योर कंप्यूटेशन इज़ गोइंग टू बी रनिंग इन अ सिनेरियो जहाँ पे परफॉर्मेंस ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी डाटा साइंस, मशीन लर्निंग के किसी भी रीजनेबल आप मॉडल में चले जाए ना, तो वहाँ पे आप ज़रा सा उसके ऊपर लोड डालेंगे और आपका सीपीयू जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, फिर थर्मल पेस्ट के पीछे फिर रहे होंगे। ठीक है जी, तो आपका जो परफॉर्मेंस है ना उसकी ऑप्टिमाइजेशन कंपाइलर वगैरह बहुत अच्छे तरीके से आज कर सकते हैं, मॉडर्न कंपाइलर्स बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बट इफ़ यू डोंट टेल देम सफिशेंट इन्फॉर्मेशन तो वो फिर ज़ाहिर बात है क्या करेंगे, वो फिर सारे सिनेरियोज़ को हैंडल करने की कोशिश करता है। तो सारे सिनेरियोज़ को हैंडल करने के लिए ज़ाहिर बात है एक्स्ट्रा कोड आता है, एक्स्ट्रा कोड रन होने में टाइम लेता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पाइथन के अंदर भी अगर आप काम कर रहे हैं तो डाटा टाइप दें। जूलिया आप लोगों ने नाम सुना होगा, आजकल बड़ा मशहूर है। तो जूलिया के अंदर भी जो अच्छी बात है वो ये है कि वो डाटा टाइप्स डिफाइन करना बहुत आसान कर देता है। और जूलिया पहले थी पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स, उसको देख के फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये डाटा टाइप्स इज़ अ गुड थिंग, तो वो डाला। तो जूलिया की परफॉर्मेंस की जो वजह है वो बेसिकली डाटा टाइप्स हैं। ठीक है जी, ओके। बहरहाल हम यहाँ पे थोड़ा सा वापस आ जाते हैं कि x = 5 हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं कुछ फंक्शंस। तो फंक्शंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो मकसद नहीं है, ये वो स्क्वायर रूट का फंक्शन है, जिन्होंने पहले देखा हुआ अभी तक तो दिल फुट गया होगा इसको देख देख के। लेकिन बताना सिर्फ ये मकसद है कि फ़ंक्शन की जो दो बातें बताना मुराद है। एक बात ये है कि फ़ंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, वो आसान सी बात है, वो पहले देख लें कि आपने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिटर्न टाइप आपने लिखना होता है डेफ, फिर आगे फंक्शन का नाम और आगे उसके पैरामीटर्स। ठीक है जी, तो पैरामीटर्स जो हैं उनकी भी डाटा टाइप नहीं देनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मॉडर्न पाइथन में आप दे सकते हैं जब आपको पता हो कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की ज़रूरत है, देना चाहिए, वही सारी कहानी हर जगह पे चलेगी, ज़रूरी नहीं है।
इस तरीके से यहाँ पे जो इंट टाइप होती है वो फंक्शन की बेसिकली टाइप होती है, तो टाइप चूँकि हमने नहीं बतानी इसलिए उस टाइप की बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं डेफ फंक्शन का नाम और आगे उसके पैरामीटर्स कोलन, और फंक्शन की बॉडी जो है वो बेसिकली इंडेंटेशन से आइडेंटिफाई की जाती है। ठीक है जी, नीचे इसकी और एग्जांपल भी आ जाएगी कि ये पूरी की पूरी चीज़ जो है फंक्शन की बॉडी है। किधर गया? ये पूरी की पूरी चीज़ फंक्शन की बॉडी है क्योंकि ये एक लेवल ऑफ इंडेंट आगे है। ठीक है जी, तो फंक्शन की बॉडी के ज़रिए से आइडेंटिफाई किया जाता है। बाय द वे चैट को मैं देख रहा हूँ, कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग वहाँ पे चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और माइक में भी पूछ सकते हैं। आई एम जी रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ जी, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जी। ओके, सो फंक्शन की तरीका कार्य है, बाकी वही फंक्शन की बॉडी वैसी होती है जैसे नॉर्मली होती है। नीचे और कुछ चीज़ें हम देख लेंगे, और रिटर्न के आगे फिर यहाँ पे आप उसको कोई वैल्यू दे देते हैं जो कि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है जी, सो यहाँ पे सिर्फ ये बताना मुराद है। यहाँ पे ज़रा ये बात समझें कि मैंने अभी तक आप लोगों को पहले बताया है वेरिएबल पाइथन का, और उसके बाद फ़ौरन मैंने बताया फंक्शन। ठीक है जी, अभी तक मैंने इफ़, एल्स और लूप्स उन सारी कहानियों की बात नहीं की हुई है। उसकी वजह ये है, और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, कि रिपीटेडली हमने ये देखा है कि जब हमारे पास लोग फाइनल ईयर तक पहुंच जाते हैं और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो कोड ऊपर से नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे बहुत दफ़ा एतराज़ भी हुआ है, जब उनकी फाइनल डिफेंस हो रहा होता है एतराज़ भी बहुत दफ़ा ये हुआ है कि आपका कोड की तरह कोड खोला तो ऊपर से नीचे तक एक इस तरीके से, जैसे मैंने जुपिटर की नोटबुक खोले हुए, वैसे बाय द वे वो मैं बता देता तो बेहतर था, बीच में ज़रा ब्रेक लगा दें। और ये बता दूँ कि एनाकोंडा इंस्टॉल करना है पाइथन इंस्टॉल करने के लिए, माय रिकमेंडेशन इज़ इंस्टॉल एनाकोंडा इफ़ यू आर ऑन लिनक्स और मैक। एनाकोंडा इंस्टॉल करें, लिनक्स के ऊपर भी वो APT से मत इंस्टॉल करें पाइथन को, एनाकोंडा से इंस्टॉल करें। दूसरी बात ये है कि अगर विंडोज़ पे हैं तो पहले विंडोज़ 1 इंस्टॉल करें और लिनक्स इंस्टॉल करें और फिर एनाकोंडा इंस्टॉल करें। ठीक है, बट ऑन अ सीरियस नोट, बाकी सीरियसली कह रहा हूँ कि लिनक्स इंस्टॉल करें मत विंडोज़ करें, लेकिन बहरहाल अगर विंडोज़ पे ही रहना है तो उसके ऊपर भी एनाकोंडा ही करें। ठीक है जी, जनरल रिकमेंडेशन या एनाकोंडा करें, और उसके बाद जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करने की आपको दुनिया जान के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा, ये इंटरफेस आ जाएगा, ज़रा सफ़ेद रंग का होगा, थीम फ़र्क होगी, लेकिन बहरहाल ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी, फिर उसमें कोड कर सकते हैं। ओके, सो किसी को मसला हो पूछ सकते हैं, लैंग्वेज की वो बात कर रहे थे। ओके, बात वापस आ जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, चूंकि जुपिटर नोटबुक के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन आसान है, करनी चाहिए, अच्छी बात है, तो करते क्या हैं कि जब फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है, फाइनल बिल्कुल डिफेंस कर रहे होते हैं, उस वक्त जुपिटर नोटबुक खोली होती है और उसके ऊपर से नीचे तक सेल्स के अंदर कोड्स लिखे होते हैं, इनको सेल कहते हैं एक डब्बे को, सेल्स लिखे के अंदर कोड लिखे होते हैं और वो दिखा रहे होते हैं। तो दैट इज़ अ रियली बैड आइडिया, क्योंकि आपकी जो प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस हैं वो ख़राब हो जाएंगी। जुपिटर नोटबुक का ये मतलब नहीं है कि आप फंक्शंस बनाना छोड़ दें। अगर वो एक सेल को अलग एग्जीक्यूट करना छोड़ भी रहा है, इसका मतलब नहीं कि फंक्शन बनाना छोड़ दें। ठीक है जी, जी कोई सवाल है तो पूछें। वो कंप्यूटर नेटवर्क वाले जो लैब के उन्होंने सिस्को को कोई सॉफ्टवेयर वो करने को बोला है, इंस्टॉल करने को, तो वो विंडो के लिए उन्होंने बोला। क्या सिस्को कोई सॉफ्टवेयर है सर, तो वो विंडो के लिए उन्होंने सिर्फ रिकमेंड किया है कि विंडो पे ही वो। जी जी जी, अच्छा सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर कहा है जो कि स्पेसिफिकली विंडोज़ के ऊपर रन होता है तो फिर दोनों इंस्टॉल करें, मत इस्तेमाल करें अपने डे टू डे काम के लिए विंडोज़। बहरहाल अलग बहस है, फिर खैर किसी वक्त कर लेंगे। ठीक है जी, तो अगर ज़रूरी विंडोज़ चाहिए तो किसी जगह पे रख भी सकते हैं, लेकिन मत रखें। आपने बात की ना, थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आपने जो ऊपर से नीचे ना आप डिवाइड नहीं करते ना, जैसे मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं करते, तो आप स्क्रॉल ना करें, अपने एक लाइन सर्च करनी होती है, तो आपके पास खप जाता है। जी जी जी, तो अगर ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने फंक्शंस नहीं बनाए और आपने सेल्स के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये प्रॉब्लम भी है कि आपने वो जो जिस एक चीज़ को चेंज करना है उसको सर्च करें, वो मैंने कैसे किया था वो भी नहीं मिलता। बहरहाल बहुत सारे मसले हैं। तो फंक्शंस में पहले इस वजह से बताता हूँ कि गेट इन द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी चीज़ है, तो एक तो सिंटेक्स बनाना मुराद है, और दूसरा ये कि ये बताना मुराद है कि फंक्शंस जो हैं वो आपके इफ्स और वाइल्स वगैरह से ज़रा ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर लूप नहीं है लेकिन फंक्शंस हैं। ठीक है जी, ऐसे को हास्कल को उठा लें, हास्कल के अंदर आपको लूप नहीं मिलेगा, लूप आप बना सकते हैं फंक्शंस के ज़रिए से। ठीक है, तो हम उल्टा काम करते हैं, लेकिन बहरहाल बताना ही मुराद है, फंक्शन ज़रूरी चीज़ें करें उनको। ओके, फंक्शन को ये हमने डिफाइन कर लिया, शिफ्ट एंटर मैंने किया, ये फंक्शन सारे मेरे डिफाइन हो गए। इसको अगर मैं कॉल करना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा, उसी तरीके से फंक्शन का नाम और उसको एक कॉल करना है, ये कॉल का सिंबल है, और इसको आप नंबर भिजवाएंगे और ये आपको उसका रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट का एक एल्गोरिथम है, बड़े अरसे से देखते आ रहे हैं, जिसने नहीं देखा देख सकते हैं। ओके, वाइल का लूप है, तो वाइल का लूप एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसा कि C++ में होता है, जावा में होता है। वाइल यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन है, कंडीशन के आगे पीछे ये ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी नहीं है पाइथन में। ठीक है, कभी आदत बन जाती है तो लगा देते हैं, वैसे बेहतर ये है कि पाइथन में काम करें तो न लगाएं कंडीशन के आगे पीछे ब्रैकेट्स। ठीक है, कन्वेंशन ये।
बॉडी वाइल की भी बॉडी इस तरीके से होगी, इफ़ यू इंडेंटेड तो वो वाइल की बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे वाइल की कंडीशन है, आखिर में कोलन है और बॉडी इस तरीके से आती है, ब्रेसेस नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। तो 0 से लेके यहाँ पे यह चलेगा। प्लस प्लस का ऑपरेटर नहीं होता इसके अंदर, प्लस इक्वल टू 1 आप कर सकते हैं, प्लस प्लस वैसे भी नहीं करना चाहिए, जहालत है एक नंबर की, ओके, इन मोस्ट केसेस। उस डिस्कशन में फिलहाल मैं नहीं जा रहा, वो किसी वीडियो में पढ़ा होगा, ओके। इस तरीके से फॉर का लूप भी है। फॉर का लूप ज़रा ज़्यादा आसान है। आप अगर फॉर किसी भी चीज़ के ऊपर करना चाहते हैं तो आप कहते हैं फॉर आई इन रेंज 10, तो दिस इज गोइंग टू डू द सेम थिंग, इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0 और उसूल ये है कि इट्स गोइंग टू स्टॉप जस्ट बिफोर 10, जिसका मतलब है कि इट विल स्टॉप एट 9, ठीक है। तो 9 मैं इसलिए नहीं कहता कि उसकी एक वजह है, लेकिन इट विल स्टॉप जस्ट बिफोर दिस पॉइंट। तो अगर ये आप करेंगे तो ये 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा, ठीक है जी। सिंटेक्स बता रहा हूँ चूँकि, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, कोई सवाल हो तो साथ पूछते जाएँ, मैं बता दूँगा फिर साथ। इस तरीके से ये 2 चीज़ें देखें अभी तक बताई, 2-3 चीज़ें बताई। एक आपको बता दिया कि वेरिएबल क्या होता है, एक बता दिया लूप क्या होता है, और इफ़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा हुआ है, कहाँ गया इफ़ मैंने शायद कॉपी पेस्ट ही नहीं किया। इफ़ का सिंटेक्स ये राजी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लें। इफ़ का सिंटेक्स भी वही है, इफ़ के आगे कंडीशन, तो कंडीशन कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे इट्स अ फंक्शन, तो कंडीशन चूँकि ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो कि जब इवेल्यूएट की जाए तो उसके नतीजे में निकले ट्रू या फॉल्स, ठीक है। इसको कंडीशनल कहते हैं, या इसको अगर आप लोगों ने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स वगैरह याद हो तो इसको कहते हैं प्रपोजिशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई कंडीशन होनी चाहिए, प्रपोजिशन होनी चाहिए। तो चूंकि फंक्शन को कॉल करने हमें पता है कि इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो जवाब में हमें ट्रू या फॉल्स ही भेजता है ये फंक्शन, तो इसको भी हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है जी। ओके, सो इफ़ आगे यहाँ पे आएगी कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप आगे चले जाएंगे, ठीक है जी। आगे क्या है, एल्स है, तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है जी। तो इफ़ का भी सिंटेक्स वैसा ही है, इफ़ एल्स, और एल्स इफ़ की जगह पे होता है एलिफ, ELIF, ठीक है जी। अगेन इट्स नॉट अ बिग डील, वो सिंटेक्स आप कहीं पे देख सकते हैं, हम सिर्फ कवर करना चाह रहे हैं। तो 3 चीज़ें बता दी, वेरिएबल्स बता दिए, इफ़ बता दिए और लूप्स बता दिए, फंक्शंस तो खैर ज़रूरी चीज़ है वो भी साथ बता दी। एक चीज़ जो कि ज़रूरी है, जिन लोगों ने C++ में सिर्फ काम किया उनके साथ नहीं, उनको एक बड़ा मसला ये आता है कि whenever you're trying to solve a problem, तो ये भी रिसेंटली भी मेरी डिस्कशन हो रही थी कुछ यहाँ पे टीचर्स वगैरह के साथ, उन्होंने कहा C पढ़ानी चाहिए कि पाइथन पढ़ानी चाहिए। तो उसमें मैंने एक बात की, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ दोबारा, कि इफ़ द फर्स्ट लैंग्वेज यू लर्न वट एवर दैट लैंग्वेज इज़, अगर वो पहली लैंग्वेज जो है उसके अंदर कोई एक ख़ास कॉन्स्ट्रक्ट मौजूद नहीं है इंट्रोडक्टरी लेवल के कोर्स के ऊपर, और आपने शुरू में उस कॉन्स्ट्रक्ट के बगैर वो लैंग्वेज सीख ली, उसके ज़रिए से आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू कर दी, आई एम अस्यूमिंग कि आपने प्रैक्टिस की उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ और आपने अच्छा काम किया, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ टाइम लगाया और उसके जो भी कॉन्स्ट्रक्ट्स थे उसके ज़रिए से आपने रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू कर दिए, ठीक है। आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया, वो किया, स्टूडेंट के रिकॉर्ड सेव किए वगैरह वगैरह, ये सारे काम आपने किए और अच्छे तरीके से किए। लेकिन उस लैंग्वेज के अंदर फॉर इंस्टेंस लिस्ट्स बिल्ट इन नहीं थी। आप बना सकते हैं, हर लैंग्वेज में हर चीज़ बन सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं कि नहीं बन सकती, लेकिन अगर उस लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन लिस्ट्स नहीं थी तो अब यू आर यूज्ड टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विदाउट लिस्ट्स। हालांकि लिस्ट से वो प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकता है, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि लिस्ट से ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके टूल बॉक्स में लिस्ट अभी तक नहीं है तो आपने उसके बगैर प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लिया, दैट्स अ गुड थिंग। आपने एक मुश्किल काम करना सीख लिया, लेकिन मुश्किल काम हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभार क्या कि अक्सर केसेस में जो काम लिस्ट से हो सकते हैं उनको लिस्ट से ही करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा तरीका है वो, ठीक हो गया। अरे उसके काम के लिए अच्छा नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे काम इस तरह के हैं जो कि डिक्शनरी से होने चाहिए। तो C++ के साथ जो मुझे मेजर प्रॉब्लम है, जो कि शायद मैंने अभी तक कभी इन वीडियोज़ वगैरह में भी डिस्कस नहीं किया होगा, वो मेजर प्रॉब्लम ये है कि आपके पास उन लैंग्वेज के अंदर लिस्ट्स और डिक्शनरीज बन सकती हैं, बहुत एफिशिएंट बन सकती हैं, पाइथन से ज़्यादा अच्छी शायद आप बना लें समहाउ इफ़ यू आर अ रियली गुड प्रोग्रामर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उस वक्त वो आपके टूल बॉक्स में नहीं थी, तो आपके जहन में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त उनका ख्याल ही नहीं आता, ठीक है। दैट इज़ अ मेजर थिंग। इस वजह से यहाँ पे पाइथन की इंट्रोडक्शन के अंदर, रिफ्रेशर के अंदर मैं लिस्ट वगैरह और डिक्शनरीज बता देता हूँ, और इसलिए भी कि आगे हमें इसके इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस्तेमाल इनका बिल्कुल सिंपल है। लिंक लिस्ट आप लोगों ने बनाई हुई है, सारी उम्र से बनाते आए हैं, ठीक है। बहुत कुछ लोगों ने तो 3-4 दफ़ा बनाई होगी। तो यहाँ पे आसान है, L = 1 2 3 4 या 1 to 4, ये आपकी एक लिंक लिस्ट बन गई। इसको कहते हैं हम लिस्ट हैं, लेकिन इसेंशियली इट्स काइंड ऑफ अ लिंक लिस्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास वेरिएबल लेंथ है, ठीक है। आप इसके अंदर चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, जिस तरीके से लिंक लिस्ट के अंदर होता है, ठीक है। इसकी शक्ल अरे वाली है, लेकिन इसकी जो बिहेवियर है वो
लिंक लिस्ट वाला है, ठीक है जी। तो इसको लिस्ट कहते हैं हम पाइथन में आसान अल्फाज में। आप लिस्ट के ऊपर भी लूप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। फॉर आई इन 1 to 5 तो आप इसके ऊपर इस आई के साथ कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया हुआ है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1.0, 2 का ये है, 5 का ये है, वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लिस्ट के ऊपर भी आप लूप चला सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। रिफ्रेशर इसलिए थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ, तेज़ जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे ही ज़रा आप लोगों का ऑनलाइन में दिमाग ख़राब होगा, तो तेज़ चल रहा हूँ कि ज़्यादा बोल रहा की मैं बताऊँ। ओके, डिक्शनरी को इसी तरीके से लिस्ट का सिंटेक्स देख लें, आगे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट्स और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। वैल्यूज़ कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप। अगेन यहाँ पे बात समझे जो थोड़ी देर पहले बात की थी कि इवन दो यू कैन पुट एनी डाटा टाइप इन द लिस्ट, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। पाइथन की लिस्ट्स की जो खूबी के तौर पे लोग जब पाइथन इंट्रोड्यूस करते हैं ना, जब पाइथन बेच रहे होते हैं, कहते हैं जो मसाला बेचना होता है उसकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पाइथन की आपने नोटिस किया होगा, मैंने ये अल्फाज नहीं बोले, मैंने कहा लिस्ट के अंदर बड़े फ़ायदे हैं, ये वेरिएबल लेंथ की है, मैंने डाटा टाइप की बात नहीं की है। इसलिए नहीं की है क्योंकि वेरिएबल डाटा टाइप इन अ लिस्ट इज़ अ रियली बैड आइडिया। क्यों? थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा ना कि कंपाइलर जो है वो ऑप्टिमाइजेशन करता है किस काम के लिए, कि अगर उसको पता हो कि इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है तो वो उसके लिए क्या करता है, ऑप्टिमाइजेशन करता है। लिंक लिस्ट आप लोगों को पता है, बाय दिस टाइम सबको पता होगा कि लिंक लिस्ट इज एसेंशियली पॉइंटर्स। तो जब आप लिंक लिस्ट को ऊपर से देखते हैं तो सिर्फ एक हेड का पॉइंटर नजर आता है आपको, अंदर तो कुछ किसी आपको नजर ही नहीं आता। तो कंपाइलर हैज़ नो वे ऑफ डूइंग एनी ऑप्टिमाइजेशन, इवन दो कि आपके पास पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो सारी की सारी अगर इंटीजर्स भी हों, फिर भी कंपाइलर को उसके लिए सारे चेक्स डालने पड़ते हैं कि व्हाट इफ इट इज अ स्ट्रिंग, व्हाट इफ वन एलिमेंट इन दिस इज अ फ्लोट, व्हाट इफ वन एलिमेंट इज एन इंटीजर, व्हाट इफ वन एलिमेंट इज अ कैरेक्टर। ये सारी किस्सा कहानी कंपाइलर को करने पड़ते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लिस्ट की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो अगर आप लिस्ट बना रहे हैं और उसके अंदर आपने मल्टीपल डाटा टाइप्स डाली हैं तो पहले तो ये गलत काम किया है। इवन दो इट्स पॉसिबल, बट देयर इज़ अ रेयर केस जिसके अंदर वेरिएबल डाटा टाइप की कोई सेंस होता है, यूज़ केसेस होते हैं, नहीं होते यूज़ केसेस, ठीक है। वो एम ही हम तारीफ़ करने के लिए वो करते हैं, तारीफ़ फॉर द सेक ऑफ तारीफ़। अच्छा, मतलब ये किसी में बताना कि इसमें वेरिएबल डाटा टाइप्स आ जाते हैं तो इट्स पॉसिबल, यस। इट्स नॉट पॉसिबल इन सी, अरे के अंदर नहीं होता, ठीक है, बात सही है, बट कोई मकसद नहीं है उसका, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू पुट, क्योंकि लिस्ट आप आमतौर पे क्या बनाते हैं, अ लिस्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो वो समथिंग सारी एक जैसी होनी चाहिए ना, क्योंकि उसूलन आपने उन सारों के ऊपर कोई एक ही किस्म की प्रोसेसिंग करनी है। तो अगर उनकी डाटा टाइप फ़र्क है तो फिर प्रोसेसिंग तो देयर आर सम यूज केसेस इन विच यू कैन हैव हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स इन द लिस्ट और उसका कोई फ़ायदा होगा, लेकिन मोस्ट केसेस में नहीं, ठीक हो गया, ओके। एनीवे, वापस ज़रा इस पे आ जाए। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे अब आपने सारे इंटीजर्स ही लिस्ट में डालने, यू आर डूइंग गुड प्रैक्टिसेस। तो आप जब सारे के सारे इंटीजर ही लिस्ट में डालेंगे तो फिर कंपाइलर को बता देना कि मैंने इंटीजर्स डालने हैं, ताकि वो बाकी सारे चेक्स हटा दे, आपकी लिस्ट की प्रोसेसिंग तेज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अगेन इट्स पॉसिबल इन पाइथन नाउ, ठीक है। आई गेस पाइथन 3.6 या 7 के बाद ये चीज़ जो है वो लैंग्वेज के अंदर आ गई है, पहले उसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी पड़ती थी, ठीक है। लाइब्रेरी वगैरह ऐड करके हम डालते थे, अब लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन है, ठीक है। आई गेस 3.7 या किसी वर्जन में है। बहरहाल द पॉइंट इज़ यू कैन डू इट, ठीक है। इसको हम बता सकते हैं कि मतलब आप बता सकते हैं व्हेन यू डूइंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जिस जगह पे मैं खास वजह से नहीं डाल रहा क्योंकि मैं यहाँ पे चूँकि रिफ्रेशर दे रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे लोगों ने डाली होती है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं थोड़ा हाई लेवल पे गई, मैं ट्यूटोरियल देख रहा था, तो उसमें वो जब डेटा वगैरह हम दे रहे थे ना उस प्रोजेक्ट से, उसकी रिशेपिंग वगैरह करते हैं, बता दिया कि फ्लो 32, जी जी जी, आप डाटा टाइप बताते हैं, ठीक है। और आगे जाके भी हम देख लेंगे एक लाइब्रेरी जो कि हम भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, NumPy। तो NumPy बाय डिफ़ॉल्ट अस्यूम करता है कि आपके सारी की सारी लिस्ट जो है वो अरे जो है वो सारे का सारा इस टाइप का होगा, NumPy अस्यूम करता है। अगर लेकिन डाटा टाइप वो फिक्स करता है फिर भी, ठीक है। आप ना भी बताएं तो वो फिक्स करता है। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि ये फिक्स नहीं होता, ये फिर भी हवा में चेंज हो सकता है, जबकि NumPy फिक्स कर देता है। इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि NumPy तेज़ है और जूलिया तेज़ है, क्योंकि वो डाटा टाइप फिक्स करते हैं, ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पे डाटा टाइप दे सकते हैं, इफ़ यू आर वरीड अबाउट परफॉर्मेंस इश्यूज़ तो देनी चाहिए, ठीक हो गया, ओके। अच्छा जी, इस तरीके से अब आपके पास डिक्शनरीज़ भी हैं। तो डिक्शनरीज़ जिन लोगों ने मैप्स देखे हुए हैं उनको पता होगा, या हैश मैप देखे हुए हैं, कहीं भी डाटा स्ट्रक्चर्स वगैरह में देखे हों। आमतौर पे डाटा स्ट्रक्चर्स आता है तीसरे सेमेस्टर में, ठीक है। तीसरे चौथे सेमेस्टर में जब आप जाके मैप्स पढ़ते हैं ना, उस वक्त तक आप कहते हैं कि ये पता नहीं क्या कहानी है, छोड़ो इसको, मुझे तो प्रोग्रामिंग करनी आती है। उस वक्त तक आपको प्रोग्रामिंग आ चुकी है, तो आप और टूल्स अपने टूल बॉक्स में नहीं डाल रहे, ठीक है। आपका दिमाग पहले से भरा हुआ है कि बस मुझे आता है चीज़ें। तो इस वजह से डिक्शनरीज़ के ज़रिए से लोग मसले हल नहीं करते, और डिक्शनरीज़ मेरा ख्याल है आप बताने की ज़रूरत नहीं है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रक्चर्स। इनफैक्ट आपको लाइक मोर देन हाफ ऑफ पाइथन जो है वो इंप्लीमेंटेड डिक्शनरीज़ के ऊपर मिलेगी। पाइथन लैंग्वेज खुद डिक्शनरीज़ के ऊपर इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। जितने लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह ये सारी की सारी डिक्शनरीज़ होती हैं, ठीक है, फ्रेम्स जिनको हम कहते हैं, ओके। एनीवे, सो डिक्शनरी का सिंटेक्स आगे पीछे पैरेंथीज, इनको क्या कहते हैं,
ब्रेसेस, ठीक है, मीडियम ब्रैकेट जो होती हैं, मीडियम ब्रैकेट्स और की वैल्यू पेयर कॉमा की वैल्यू पेयर कॉमा की वैल्यू पेयर कॉमा की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो की वैल्यूज़, की और वैल्यू एक दूसरे से किस तरह डिफरेंशिएट होते हैं? कोलन के जरिए से। इसका तरीका ये है कि आप कह रहे हैं कि 1 की के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज़ ONE 1 स्ट्रिंग। इस तरीके से 2 डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज़ 2। तो आप इसको थोड़ी देर बाद जाके मांगेंगे कि मुझे 2 की वैल्यू दो, या आपको 2 की वैल्यू दे देगा। मिसाल इसकी आगे एक आ रही है, लेकिन वैसे समझ लें कि आपके पास स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, तो आप ये कहते हैं कि ID P200001 की मुझे सारे का सारा रिकॉर्ड दे दो। तो इंस्टेड ऑफ लूपिंग थ्रू द होल लिस्ट या अरे वगैरह उसके अंदर पूरा लूप करके कि भाई ये वो स्टूडेंट है कि नहीं है, ये वो स्टूडेंट है कि नहीं है, ये वो स्टूडेंट है कि नहीं है, आप सिंपली उसको कहते हैं मुझे इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे दो, तो वो खुद जाके वहाँ से उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड आपको निकाल के दे देता है, ठीक है। तो जिस तरह डिक्शनरी में आप बड़ी तेज़ी से किसी एक वर्ड को लुकअप कर सकते हैं, देख सकते हैं उसके अंदर जाके, इस तरीके से इस डिक्शनरी के अंदर भी, इसको मैप भी कहते हैं आम टर्मिनोलॉजी में, प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में इसको मैप कहा जाता है। थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस वगैरह की साइड पे इसको डिक्शनरी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे डिक्शनरी के लफ्ज़ पाइथन इस्तेमाल किया। लेकिन बहरहाल सिंटेक्स ये है, प्रिंट डी और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसी तरीके से आप इंडेक्सिंग करते हैं। 1 आप कहेंगे तो आपको इसकी वैल्यू जो है वो वापस मिल जाएगी, ठीक है। सारे एलिमेंट्स का आप टूपल्स बना सकते हैं। टूपल मैंने अभी नहीं बताया, लेकिन बहरहाल आ जाएंगे साथ साथ, तो बताता जाऊँगा साथ साथ, ओके। अब आपने करना क्या है कि आपने इस पूरी की पूरी डिक्शनरी को, सारे के सारे को प्रिंट करना है। सारे के ऊपर अगर आपने प्रोसेसिंग करनी है, विच इज़ नॉट दैट कॉमन, क्योंकि डिक्शनरी का मकसद क्या है कि स्पेसिफिक एलिमेंट को निकालना है। लेकिन बहरहाल अगर करना है तो फॉर k, v इन d.items, d.items जो है वो बेसिकली ये एक लिस्ट बनाएगा, ठीक है। इसको देख लें, ये यहाँ पे हमने d.items को प्रिंट किया हुआ है। तो d.items जो है एक लिस्ट बनाएगा। लिस्ट के अंदर होंगे आपके पास पेयर्स, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। लिस्ट के एलिमेंट्स क्या हैं? एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। वहाँ पे वो एक पेयर को उठाएगा, उसमें से ये 1 जो है k में डाल देगा और ONE 1 स्ट्रिंग जो है वो v के अंदर डाल देगा। अगली दफ़ा जब लूप चलेगा तो ये 2 डिजिट जो है ये k में डाल देगा और TWO2 स्ट्रिंग जो है वो v में डाल देगा, और इस तरीके से आपका लूप पूरी की पूरी डिक्शनरी के ऊपर चल सकता है, ठीक है। फिर आपने वैल्यू के साथ जो भी काम करना है, लेट्स से उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, वॉट एवर जो भी आपने करना है वो आप इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है जी, ओके। एक और ऑपरेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। एक ये है कि आपने जो जितनी भी कीज़ किसी डिक्शनरी के अंदर हैं, ठीक है, इसमें कीज़ कौन कौन सी हैं? 1, 2, ठीक है। यूँ कह लें कि डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स मीनिंग्स है ना, तो जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे उनको कीज़ कहा जाता है। जी, सवाल को पूछ रहे हैं, पूछें क्या है? सर की वीडियो चली गई है। जी सॉरी, आपकी प्रेजेंटेशन की जो वीडियो है वो चली गई है सर। जी, बाकी किसी को भी नहीं नज़र आ रही है प्रेजेंटेशन? जी नो सर। अच्छा जी, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी अभी नज़र आ रही है? जी सर, आ रही सर। STRI जो है बेसिकली आप i को लेते हैं। i जो है आपके पास एक नंबर है, इंटीजर है, उसको आप कास्ट कर देते हैं या उसकी डाटा टाइप चेंज कर देते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है जी। ओके, चलो आगे जी। तो आपके पास ये 2 लिस्ट्स हैं, इन दोनों को आपने एक ख़ास तरीके से मर्ज करना है, ठीक है। कल भी हम लोगों ने बात की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है कि ये आपके पास एक लिस्ट है और ये दूसरी एक आपके पास लिस्ट है। लिस्ट कह लें, सेट कह लें, उसको फिलहाल इस तरह रख लें। पहला एलिमेंट लें, उसको पहले एलिमेंट के साथ मिलाएं, फिर पहले ही एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मिलाएं, फिर पहले ही एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ मिलाएं, फिर चौथे के साथ। ये हो गया। फिर पहली वाली लिस्ट में से दूसरा एलिमेंट लें, पहली वाली में से दूसरा एलिमेंट लें, उसको पहले दूसरी लिस्ट के पहले एलिमेंट के साथ, दूसरी लिस्ट के दूसरे के साथ, दूसरी लिस्ट के तीसरे के साथ, चौथे पांचवें के साथ, फिर पहली लिस्ट का तीसरा एलिमेंट। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके अगेंस्ट एक और किस्म का प्रोडक्ट होता है जो कि पहली लिस्ट का पहला एलिमेंट और दूसरी लिस्ट का पहला एलिमेंट, फिर दूसरी पहली लिस्ट का दूसरा एलिमेंट और दूसरी लिस्ट का दूसरा एलिमेंट, फिर पहली लिस्ट का तीसरा और दूसरी लिस्ट का तीसरा। तो पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, ठीक है। ये जो शक्ल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ये शक्ल जो है ये बेसिकली शक्ल है एक जिप की। जिप होती है ना, जो जिप को खोलते बंद जो करते हैं, बैग के ऊपर जो लगी होती है, वो इस तरीके से जिप। तो इसको, इस ऑपरेशन को कहा जाता है जिप का ऑपरेशन, ठीक है जी। तो जिप का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप कहेंगे और कोई फंक्शन नहीं बताया, यही बता रहे हो। ये एक तो एग्जांपल आपको पता चल जाता है कि लिस्ट के ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं। दूसरा, ये हमें आगे इस्तेमाल इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से मैं आमतौर पे बताया करता हूँ। तो आप क्या करते हैं, जिप करते हैं ए और बी को। तो ये क्या करेगा, 1 को 6 के साथ पेयर बना देगा, 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 9 के साथ और 5 का 0 के साथ, और फिर उसको हम एक लिस्ट में कास्ट कर लेंगे, क्योंकि जिप इसेंशियली आपको एक डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप बना के देता है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको जब करेंगे आउटपुट, तो क्या हो जाएगा, 1 का पेयर 6 के साथ बन गया,
ठीक है, जिसको मैं पेयर कह रहा हूँ, एसेंशियली इस डाटा स्ट्रक्चर का नाम है टुपल। तो देखें ये वैसा ही है जैसे लिस्ट होती है, लेकिन सिर्फ आगे पीछे पैरेंथेसिस हैं आपके पास। ठीक है जी, कोई मसला है जी, सवाल है तो पूछें। किस्सा ख़त्म हो गया, मैं जिप की एक एग्जांपल सिर्फ कराने लगा हूँ। आमतौर पे आपने ये करना होता है, रियल वर्ल्ड यूज़ केस है, आमतौर पे आपने करना ये होता है कि आपके पास कोई डाटाबेस, कुछ लोगों ने देखा होगा, नहीं भी देखा तो आप लोगों के जहन में आ सकता है कि एक टेबल होता है। ठीक है, टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, एक्सेल तो देखा होगा, कॉलम्स होते हैं और नीचे उसके वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, और हर रो के अंदर एक कॉलम के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है। फ्लेक्स वगैरह में, उस जगह में तो आपने देखा होगा। तो हम ये कह रहे हैं मिसाल के तौर पे फील्ड्स हैं आईडी, नेम और उस बंदे की लोकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ बंदे हो सकते हैं। तो किसी एक बंदे के लिए बिल है, मिसाल के तौर पे उसकी आईडी है 13 और उसका नाम है बिल और उसकी लोकेशन जो है वो रेडमंड है। ठीक है जी, सिटी का नाम। तो हम ये कर सकते हैं कि जब हमने इसको डाटाबेस में इंसर्ट करना होता है, जिन लोगों ने नहीं देखी हुई तो वो जाके देख लेंगे कहीं पे कि किस तरीके से डाटाबेस के अंदर इंसर्शन होती है। लेकिन एसेंशियली आपने जो फील्ड का नाम होता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है उनको साथ साथ लिखना होता है। ठीक है, मिला के लिखना होता है। तो आप इसके तरीके से जिप के ज़रिए से ये चीज़ बना सकते हैं कि आईडी इस बंदे की 13 है, नेम इसका बिल है, लोकेशन इसकी रेडमंड है। इस तरीके से कल को कोई और बंदा आएगा, उसकी ये वैल्यूज़ फ़र्क होंगी, तो जिप करके आप ये पेयर बड़ी आसानी से दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, तो जिप का ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप यूँ समझें कि मैं आपको एज अ यूज़ केस ऑफ लिस्ट एंड डिक्शनरीज मिला के बता रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। यहाँ तक बात सही है जी, कोई सवाल है तो पूछें। जी, लेक्चर्स रिकॉर्डेड है सर। वो प्रैक्टिस होती है ना कि लेट्स से पैरामीटर होता है जो आपने हर जगह यूज़ करना है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो लेट्स से वो 3-4 है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उसके वेरिएबल्स में अलग अलग डिफाइन करें या ऐसे कर सकते हैं डिक्शनरी में उसको। तो मतलब परफॉर्मेंस वाइज कौन सा अच्छा? सवाल ये है जनाब कि अगर वेरिएबल को आपने बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करना है तो उसको क्या करना चाहिए। स्टेट वेरिएबल्स नामी एक चीज़ होती है, उसके ज़रिए से आप कर सकते हैं, फिर स्टेट को आगे पीछे पास करते हैं। एसेंशियली मॉडर्न आपके पास जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं वो सारे तकरीबन इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है तो इस वक्त मैं तफसील से नहीं बता सकता। लेकिन स्टेट के ऊपर अगर आप सर्च कर लें, जिस तरह रिएक्ट के मॉडल जो है तो वो भी स्टेट के ऊपर काम करता है, आप स्टेट्स पास अराउंड करते हैं एसेंशियली। ठीक है, इस तरह इलेक्सर लैंग्वेज जो है वो भी बहुत सारे काम स्टेट्स के ज़रिए से करती है। इलेक्सर के ऊपर वेब का फ्रेमवर्क है फिनिक्स, वो भी स्टेट्स को पास अराउंड करता है। उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्कोप से बाहर है, इस वजह से हम इसकी बात करें। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी हमें पाइथन के लिए चाहिए, थोड़े से ज़रूरत होते हैं। तो आप बेसिक सिंटेक्स है उसको देख लें, कोई ऐसी बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। एक दो छोटी सी पख वाली बातें हैं वो भी बात डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास आप क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्ट नहीं बता रहा, स्ट्रक्ट पाइथन में होता भी नहीं है, स्ट्रक्ट के और तरीके हैं, लेकिन बहरहाल क्लास और क्लास का नाम कोलन, ये आपकी क्लास बन गई। ठीक है जी, क्लास है हमारी पॉइंट, तो पॉइंट होगा और इस पॉइंट को इस्तेमाल करके फिर हम कोई शेप्स वगैरह की एग्जांपल आगे करेंगे। सो कंस्ट्रक्टर जो है पाइथन में बनाया जाता है अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। ठीक है, ये शुरू में जो डबल अंडरस्कोर है, इस तरह के और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। बस ये पाइथन वालों ने कहा है कि आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है तो क्लास के नाम से नहीं बनाएंगे, इस नाम से बनाएंगे बस। ठीक है, आमतौर पे एक सेकंड, आमतौर पे ये इंटरव्यूज़ में भी सवाल आता है और टेस्ट वगैरह में भी लोग ये सवाल देते हैं, और सवाल जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है कि वो कहते हैं कि हाउ इज़ अ कंस्ट्रक्टर डिफाइंड। ठीक है, इफ़ यू लीव इट जस्ट लाइक दैट तो द करेक्ट आंसर कैन बी अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अनलेस यू स्पेसिफाई अ लैंग्वेज। ठीक है, या तो कहो कि C++ में कंस्ट्रक्टर, जावा में कंस्ट्रक्टर किस तरह डिफाइन होता है, फिर सवाल सही है, वरना सवाल एम्बिगुअस है, गलत सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जिसने एक ही चीज़ देखी हुई है ना, मशहूर मुहावरा है कि इफ़ ऑल यू हैव इज़ अ हैमर एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक अ नेल। ठीक है, हर चीज़ को पकड़ के मारना शुरू कर देंगे। जी, आप पूछें सवाल। स्ट्रक्ट यूज़ होते हैं, लेकिन स्ट्रक्ट और क्लास में कोई फ़र्क नहीं है। उस दिन मैंने देख रहा था कोई, उसके अंदर ये सवाल भी था कि स्ट्रक्ट और क्लास में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, और उसका जो जवाब लिखा हुआ था वो जहालत के ऊपर जहालत थी। ठीक है, इंडिया की एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, काफ़ी मशहूर है, नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन बाहर उनका एक कोई स्टूडेंट था और उसने कहा हुआ था कि मैंने अपने नोट्स कंपाइल किए हुए, तो वो उसके नोट्स के अंदर था, तो मोस्ट लाइकली उसको किसी ने पढ़ाया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एकेडमिक डिस्कशंस आप बहुत सारी कर सकते हैं कि स्ट्रक्ट नहीं होता है, और उसका जो लिखा हुआ था कि क्लास के अंदर सिक्योरिटी होती है, आगे मैं बात करता हूँ इसके ऊपर, वो वहीं पे आ जाएगी फिर। तो एनीवे, डेफ अंडरस्कोर इनिट ये आपका कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका है। ठीक है जी, उसके आगे एक इस सेल्फ को थोड़ी देर के लिए छोड़ें और ये देखें x = 0 y = 0, ये आप कंस्ट्रक्टर के जो पैरामीटर होते हैं पास कर सकते हैं। = 0 का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आपने इसको x की वैल्यू बाहर से कोई पास कर दी तो वो इस्तेमाल होगी, अगर नहीं पास की तो हम डिफ़ॉल्ट 0 अस्यूम कर लेंगे। इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। इसके ज़रिए से पाइथन में आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये सारे काम आप कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है ना ओवरलोडिंग में कि या ये वैल्यू मैं भेजूंगा या वैल्यू नहीं भेजूंगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं भेजेंगे तो यहाँ पे 0 ले ली जाएगी, अगर आप भेजेंगे तो वो ले लीजिए, तो आसान हो जाता है।
ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहे। ओके, ये सेल्फ रह गया। सेल्फ ये है कि आपने अगर C++ देखी हो, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम किया हो, या जावा के अंदर काम किया हो, तो उसके अंदर हर क्लास के इंस्टेंस के अंदर आपको एक वेरिएबल मिलता है दिस के नाम से। तो आप कहते हैं दिस डॉट, और आगे आप जो भी वेरिएबल लिखते हैं वो आपकी मेंबर फील्ड का इंस्टेंस होता है, उसको आप फिर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पाइथन के अंदर उस दिस को हम बाय कन्वेंशन दिस नहीं कहते, सेल्फ कहते हैं। ठीक है, एक बात, दिस नहीं कहा जाता, उसको सेल्फ कहा जाता है। तो दिस ये और सेल्फ मैं एक ही बात है। ठीक है, जब आप उसके अंदर बैठे हुए तो सेल्फ मैं और दिस ये तो एक ही बात है। ठीक है, सिर्फ लफ्ज़ का फ़र्क है। हाँ, एक जो टेक्निकल फ़र्क है वो ये है कि दिस आपको जावा C++ में यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता फंक्शन के पैरामीटर्स के तौर पे, पाइथन के अंदर लिखना पड़ता है। ठीक है, इसकी अपनी एक वजह है, उस तफसील के अंदर हम नहीं जा रहे। ठीक है, इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट वाली बहस है पाइथन की, एक उसके अंदर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आपने ये सेल्फ, जब भी आपने किसी क्लास का कोई भी फंक्शन बनाना है, ठीक है, जो कि इंस्टेंस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इंस्टेंस मेथड होता है जिसको आप बाहर से कॉल करेंगे वगैरह वगैरह सारी बातें होती हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपको ज़रूरन यहाँ पे सेल्फ लिखना पड़ेगा, बस सेल्फ की आदत बनाए लिखेंगे। इसकी वजह से बहुत गंद भी बनते हैं, बहुत लोगों ने इनके पीछे बातें भी की हैं, लेकिन इसके अपने फ़ायदे भी हैं, इसलिए हम उसमें बस हम कुछ नहीं कर सकते, लिखना पड़ेगा बस सेल्फ। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे कहेंगे सेल्फ डॉट एक्स, तो इसका मतलब है कि ये एक्स जो है, ये वाला एक्स जो है, ये आपके पास ऐसा है जैसे आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, तो किया क्यों नहीं डिफाइन? क्योंकि पाइथन में वेरिएबल्स को हम डिफाइन करते ही नहीं है, यूँ कह रहे डिक्लेयर करते ही नहीं है। ठीक है, डिक्लेयर तो हम करते ही नहीं है, तो क्या लिखे ऊपर एक्स लिख दूँ, सिर्फ एम ही एक्स लिख दूँ, उसकी जगह पे हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ डॉट एक्स। तो आपके पास ये क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं या फील्ड जिसको कहा जाता है, मेंबर फील्ड कहा जाता है, मेंबर वेरिएबल कहा जाता है, बहुत सारे नाम है, ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स जो है ये वाला है जो कि बाहर से पास किया गया, तो ये आपके पास एक इसका कंस्ट्रक्टर है। ठीक हो गया, इस तरीके से ये जो है ये है डबल अंडरस्कोर। तो वो वाले फंक्शंस जो कि डबल अंडरस्कोर से शुरू होते हैं, पाइथन वालों ने खुद पहले से बताया है कि हर काम इस काम के लिए ये है, जिस तरह कंस्ट्रक्टर के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर है। ठीक है, इसको कहा जाता है डंडर इनिट, डबल अंडरस्कोर डंडर इनिट। ठीक है, तो इस तरह और बहुत सारे डंडर फंक्शंस होते हैं। तो एक और दूसरा डंडर फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा लोग बताते नहीं है, लेकिन मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से आपकी लॉजिक साफ होती है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी मिलती है। वो ये है कि आपके पास ये जो पॉइंट है, ये तो पॉइंट की क्लास है ना, इसको आप बताएंगे कि भाई ये पॉइंट वो ज्योमेट्री वाला पॉइंट है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा विजुअल भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो आपके पास पॉइंट है, तो ये पॉइंट है, तो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। तो जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो इंस्टेड ऑफ कि वो आपको उसका सारा वो जो पॉइंटर जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है वो बड़ी सारी हेक्साडेसिमल वैल्यू दे दे, उससे मैं क्या करूँगा, मुझे जब प्रिंट मैंने करना हो पॉइंट को, तो मुझे प्रिंट करके बताओ इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, जिसका मतलब है कि जब भी इस पॉइंट क्लास को आप प्रिंट करने की कोशिश करेंगे या किसी भी मकसद के लिए इसको स्ट्रिंग में कास्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जो स्ट्रिंग या फंक्शन वापस भेजेगा उस फंक्शन को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली। तो वो हमने क्या बनाया कि एक स्क्वायर ब्रैकेट, आगे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट, और दरमियान में मैंने सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वाई को कॉमा सेपरेटेड लिख दिया। ठीक है, ताकि पॉइंट जो है अगले बंदे को नजर आए। एग्जाम्पल करते हैं तो पता चल जाएगा। ओके, करते किस तरीके से हैं, P1 इज इक्वल टू पॉइंट ब्रैकेट ब्रैकेट। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यूज़ नहीं दी तो एक्स की वैल्यू 0 अस्यूम कर ली जाएगी, वाई की वैल्यू 0 अस्यूम कर ली जाएगी। ठीक है, उसको यूज़ किया जाएगा। इसको जब हम P1 इज इक्वल टू प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या हुआ जी, इस तरीके से P2 बनाता हूँ। P2 को मैंने x और y दोनों पास किए हैं, तो x की जगह पे 2 चला जाएगा, 4 की जगह पे क्या चला, y की जगह पे 4 चला जाएगा। हाँ, कि मैं कमेंट लिखा, मैं वो पढ़ रहा था। ये देखें, यहाँ पे सेल्फ पास नहीं किया जाता, सेल्फ खुद होता है। तो वहाँ लिखेंगे सही, वहाँ पे 3 पैरामीटर होंगे, नीचे 2 पैरामीटर होंगे। जो लोग पाइथन में नए नए आते हैं उनको इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन बहरहाल ऊपर लिखेंगे सेल्फ को, उसके बाद समझेंगे जैसे नहीं लिखा हुआ, इसीलिए लोग बातें करते हैं। इस हरकत का क्या मतलब है, मत लिखो ना, बस अस्यूम कर लो खुद ही। वो कहते हैं नहीं हम लिखेंगे, तो फिर नीचे नहीं लिखेंगे। एनीवे, सही हो गया जी। तो यहाँ पे जब आपने इसको आउटपुट किया तो ये जो आउटपुट आ रहा है 0,0 ये आपके डंडर str की वजह से आ रहा है। ठीक हो गया जी, सही है, कोई मसला तो नहीं, कोई हो तो सवाल पूछें जी। तो ये आपने ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास से, पहले क्लास बनाई, क्लास के जरिए से ऑब्जेक्ट बना लिया। सिंटेक्स ऑलमोस्ट वही है, उसी तरीके से आप इसके वेरिएबल जो फील्ड्स होती हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, इसके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। फंक्शंस आगे भी देख लेते हैं तो। ओके, इस तरीके से आप कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन वर्सेस, फिर भी मुझे याद नहीं है, कल मुझे नहीं आता, आज भी याद नहीं है। एग्रीगेशन, हाँ, कॉम्पोजिशन वर्सेस एग्रीगेशन, थैंक यू। सो क्लास शेप, ये आपने एक शेप बनाई, शेप इज़ ए कॉम्पोजिशन और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट होते हैं ट्रायंगल में वगैरह वगैरह। ओके, सो इसका अपना कंस्ट्रक्टर है, इसको आप लिस्ट ऑफ पॉइंट्स भेज सकते हैं जो कि हम इसकी फील्ड में ऐड कर लेंगे। इसका जो अपना डंडर str है उसके अंदर आप एक एक करके सारे पॉइंट्स को आउटपुट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ आर शेप, बस शेप इतनी सी बात है। क्यों? क्योंकि शेप खुद कोई चीज़ नहीं होती, इट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक हो गया जी। सो ये आपने यहाँ पे क्लास बनाई,
आपने कहा P1 इज इक्वल टू 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया, ठीक है। 5 5 10 5 और 5 10, ठीक है। ये ट्राइंगल मैंने बना लिया, ये शेप मेरे जहन में बनी है, ठीक है। 5 5 10 5 5 10 को ज़रूरी नहीं कि आप शेप बनती है, ओके। इनको मैंने एक लिस्ट में किया और फिर मैंने शेप को कॉल करके ये भिजवा दिया। अब मैं शेप को जब प्रिंट करता हूँ तो मुझे ये इसके तीनों पॉइंट्स आउटपुट करके दे रहा है। किस वजह से? ये डंडर STR की वजह से। इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पे मेरे पास ये आ रही है, ठीक है जी। अगर ये मैंने ना बनाया तो फिर मसला होगा, ओके। इसके ज़रिए से मैं इन लूप्स के ऊपर पॉइंट्स के ऊपर मैं लूप भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। एक फंक्शन देखें ज़रा, यहाँ पे देखें, एक नई बात बताने लगा हूँ, इसलिए ज़रा ज़रूरी है, जो कि C++ जावा वगैरह में नहीं होती और ना हो सकती है बेसिकली, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। आपने क्लास बनाई ऊपर, उसके कुछ फंक्शंस थे, थोड़ी देर बाद आपको जाकर ख्याल है कि ओहो मैंने एक और फंक्शन भी बनाना है जिसका नाम होगा प्रिंट पॉइंट्स। वो प्रिंट पॉइंट्स क्या होगा? कोई पैरामीटर नहीं लेगा, ये सेल्फ लिखना तो ज़रूरी है, ठीक है। और उसके अंदर मैं लूप चलाऊंगा, सारे पॉइंट्स के ऊपर उनको आउटपुट करूंगा। ये फंक्शन होना चाहिए मेरे पास शेप क्लास में। अब एक तरीका तो ये कि आप यहाँ पे ऊपर जाएं और शेप क्लास के अंदर इसको डालें, ठीक है। एक बात तो ये है कि आपका वो फंक्शन जो कि बाद में आपको ख्याल आया था वो आप शुरू में जाके डालते हैं तो आपको वो अपनी जो लॉजिक होती है वो भूल जाती है कि ये बात मैंने बाद में ऐड की है, ठीक हो गया। एक मसला ये। दूसरा मसला ये कि जब आपने इस क्लास को रीडिफाइन किया तो इसके जो इंस्टेंस पहले से बने हुए थे, हो सकता है उसके अंदर आपने डाटा लोड किया हो, आप मशीन लर्निंग कर रहे थे, आपने 3 दिन लगा के मॉडल ट्रेन किया, वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हैं कि ये क्लास पड़ी हुई है मेमोरी के अंदर, इसके इंस्टेंसेस भी पड़े हुए हैं, आप इसके अंदर जाके एक इंजेक्ट कर रहे हैं नया फंक्शन, ठीक है। तो उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है, फंक्शन बनाएं जैसा आपने नॉर्मल बॉडी के अंदर बनाना था, उसको बाहर बनाएं और फिर कहें कि शेप क्लास का नाम डॉट ये नया नाम इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन। तो ये ऐसा ही है जैसे आपने इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन, इस क्लास के अंदर ये फंक्शन बनाया हुआ था। तो आप अब यह क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ऊपर आपने इंस्टेंस पहले क्रिएट किया था, पुरानी उस टेम्पलेट के हिसाब से आपने क्रिएट किया था, लेकिन आप इसके ऊपर जाके sh.print पॉइंट्स कहेंगे तो ये उस फंक्शन को ऑटोमेटिकली कोड साफ हो जाता है। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि इसको आप मिस यूज़ फिर ना करें, ठीक है। इसके बाद में बात, इफ़ द फंक्शंस ऑफ योर क्लास आर स्प्रेड थ्रू आउट योर कोड तो फिर फटा हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए अच्छा है, व्हेन यू आर डन विद द एक्सपेरिमेंटेशन देन कनेक्ट एवरीथिंग इन वन प्लेस। क्लास के अंदर फिर इवेंचुअली आपको लेके जाना चाहिए। ये अभी तो हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं ना। हमने बात कहाँ से शुरू की कि यू क्रिएटेड अ क्लास, यू आर वर्किंग विद दिस एंड देन यू रियलाइज कि ओहो, ये ओहो आपके फिनिश प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए। फिनिश प्रोडक्ट में तो ओहो का मतलब है कि आपने कोड के बारे में सोचा ही नहीं है। व्हेन यू थॉट अबाउट इट, यू डन द एक्सपेरिमेंटेशन, फिनिश प्रोडक्ट का जब कोड बना रहे हैं तो उस वक्त ओहो नहीं होगा, उस वक्त तो क्लास बनाते हो, आपको पता है मुझे क्या क्या चाहिए। ये हाँ, ये किस्सा तो नहीं होगा ना वहाँ पे, उधर तो स्क्रिप्ट होगा आपके पास जी, ओके। इनहेरिटेंस भी इस तरीके से, इनहेरिटेंस आसान है। ट्रायंगल आपने इनहेरिट करना है, क्लास है ट्रायंगल जो कि इनहेरिट करिए शेप से, तो उसका सिंटेक्स ये कि पैरेंथेसिस के अंदर आप इन ब्रैकेट्स के अंदर इनको लिख लेते हैं, कोलन है आगे, वही उसकी बॉडी है, ये सारी चीज़ें वही इनहेरिटेंस के रूल्स वही हैं, कोई इसके अंदर नई बात नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर हम नहीं जा रहे, हम कहते हैं टी इज इक्वल टू ट्रायंगल और इसको मैं पी, वही पी पास कर रहा हूँ जिस तरह मैंने यहाँ पे शेप पी किया था, किधर गया, जिस तरह शेप पी किया था उसी तरीके से मैं ट्रायंगल पी कर रहा हूँ क्योंकि वो भी मैंने ट्रायंगल ही बनाया था, ओके। इसको मैं कहता हूँ t.print पॉइंट्स। तो देखें वो सारे फंक्शन जो हैं वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आई हुई हैं। हाँ, शेप जनरली जो है उसके अंदर एरिया कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन ट्रायंगल का एरिया का अपना फंक्शन है। ये फंक्शन मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, एक ज़माने में किया था, उसके बाद से कभी नहीं देखा क्योंकि कैसे निकलता है, बस ये फंक्शन है, ठीक है। इसकी बॉडी है, ये ट्रायंगल का एरिया गिवन द पॉइंट्स ये निकाल सकता है, ठीक है। तो बस ये आपने किया, ट्रायंगल डॉट गेट एरिया इज इक्वल टू ये वाला गेट। इस बात को ज़रा समझें, दीज टू डू नॉट हैव टू बी द सेम, लेकिन नॉर्मली जब आपने उस फंक्शन का नाम गेट एरिया दिया है तो आप उसको उसी नाम से कॉल करना चाहते हैं, इसलिए आपने ट्रायंगल डॉट गेट एरिया। तो इस क्लास के अंदर एक नया फंक्शन होगा जिसका नाम होगा गेट अंडरस्कोर एरिया। वो जो है वो एक्चुअली उसकी बॉडी क्या होगी, वो ये सारी होगी, क्या मुसीबत है, ये सारी उसकी बॉडी होगी, ठीक है जी। थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा जी, इस तरीके से एक छोटी सी बात है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल देख लें कहीं पे काम आ जाएगी। आप लोगों ने जावा C++ वगैरह में देखा होगा कि सुपर के ज़रिए से आप अपनी पेरेंट क्लास के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही तरीक़ाकार होता है। किधर है, कहाँ है, रेक्टेंगल मैंने एक बनाया, रेक्टेंगल का वो बनाया, और यहाँ पर मैं अगर अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ सुपर, यानी कि मेरी जो पेरेंट क्लास है, ब्रैकेट ब्रैकेट यहाँ पर ज़रूरी है, जावा और C++ में ब्रैकेट्स नहीं होते, यहाँ पे हैं, नो बिग डील। अंडरस्कोर इनइट यानी कि उसका कंस्ट्रक्टर मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो इसको आप करके रन करके देख लें जी, वो बड़ी बात नहीं है, ओके। पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन में आपको फॉर फ्री मिलती है। अब ये देखिए 2 लाइनें लिखी हैं सिर्फ। पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन में फ्री इसलिए मिलती है क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म इसेंशियली मीन्स कि इफ़ यू हैव द सेम लाइन ऑफ कोड इट विल बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन द डेटा टाइप। तो पाइथन में आप पहले से करते रहें x = 5, x = 5.0,
5 के साथ उसी x के साथ आप काम करेंगे, कोई भी फंक्शन का नाम x लिखा होगा, अगर वो इंटीजर है तो कुछ और करेगा, फ्लोट है तो कुछ और करेगा। पॉलीमॉर्फिज्म फॉर फ्री आपको मिलता है पाइथन में, ठीक है। ओके, इस तरीके से एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जिसके अंदर एक मसला है, वो मैं हर दफ़ा बताया करता हूँ, तो यहाँ पे भी बता दूंगा, जिन लोगों को नहीं पता कर लें ज़रा ये कि एक्सेस मॉडिफायर जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फ्रेंड तो बिल्कुल ही ज़्यादा है उसको छोड़। तो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड आपके पास होते हैं। दीज आर नॉट फॉर सिक्योरिटी। देखिए लफ्ज़ एक्सेस से मसला आता है, ये सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये इनकैप्सुलेशन के लिए। जो चीज़ प्राइवेट है वो प्राइवेट डब्बे के अंदर बंद रहेगी, आप उसके अंदर देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट का मकसद ये है, प्राइवेट का ये मतलब नहीं है कि वी आर हाइडिंग इट फ्रॉम यू, या यूँ कह रहे हैं कि वी आर सिक्योरिंग इट फ्रॉम यू। हम आपसे ये छुपा रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो आपके अपने दिमाग में दर्द होगा, आपको खुद कल को तकलीफ होगी, आपका अपना मसला होगा। मेहरबानी करके इसको ना देखें। मैं कल को चेंज कर दूंगा, आपको नहीं बताऊंगा, फिर आप कहेंगे तुमने क्यों चेंज किया। मैं कहूँगा मैंने आपको कहा था कि इसको मत देखें, आपने क्यों देखा इसको, आपको पता कैसे चला कि इसको चेंज। तो कहने का मतलब ये है कि दीज आर फॉर इनकैप्सुलेशन, फॉर एब्स्ट्रैक्शन, कि मैं जो इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूँ उसके अंदर ये चीज़ें प्राइवेट हैं, कल को मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। जो चीज़ें पब्लिक हैं उनका मैं जिम्मेदार हूँ कि मैं उनको आपको बताए बगैर चेंज नहीं करूँगा। अगर आप मेरे पब्लिक फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, मैं उनको रिमूव नहीं करूँगा जब तक मैं आपको बताऊँगा नहीं। जो चीज़ें प्राइवेट हैं वो मैं हटा दूँगा आपको बताए बगैर, बिकॉज दे प्राइवेट, ठीक है। इसका मकसद जो है वो ये है कि कोड की मैनेजेबिलिटी आसान हो। आपको मेरी पूरी क्लास के कोड को देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पब्लिक पोर्शन को देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि मेरी क्लास कैसे काम करती है, ठीक है। बहुत सारा काम इसलिए मैं प्राइवेट रखता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी मकसद नहीं है, ओके। ये वो चीज़ है जो मैंने आपको अभी कहा ना कि वो यूनिवर्सिटी के बंदे ने जवाब दिया होता, तो वो ये चीज़ थी, ओके। सो ये बात हो गई। यहाँ पे कोई सवाल वगैरह है तो करें, बस ये पाइथन का इतना ही सिंटेक्स था, ठीक है। आगे अब हम जाके जो एक्चुअल हमारा मकसद था कि हमने वेक्टर की क्लास बनानी थी, वो सारी 4-5 लाइनों का कोड है, उसको यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, जो कि सूडो को हमने लास्ट टाइम देखा भी था। अब यहाँ पे एक नज़र उसको देखते हैं। कोई सवाल है तो पूछें जी। ओके, ठीक है, व्हाट इज दिस। अच्छा जी, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन लास्ट टाइम हम लोगों ने देखी थी। अब जरा थोड़ा सा सूडो कोड की जगह प्रॉपर कोड में देख लें। आपके पास एक क्लास है जिसका नाम है वेक्टर कैपिटल वी, ठीक है। बाय कन्वेंशन क्लास का नाम कैपिटल से स्टार्ट होता है। एक कंस्ट्रक्टर है जो कि आपसे एक एक्स लेता है और एक वाई लेता है, ठीक है, 0.0। मैं फ्लोट्स के ऊपर काम करूँगा तो इसलिए मैंने यहाँ कर दिए। सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू वाई। ये वही चीज़ है। आपके पास एक वेक्टर है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम जी सही है, जिसको अगर हम कोई वेक्टर इस वेक्टर का हम कोई इंस्टेंस बनाएं एक्स, तो हम उसको कहेंगे एक्स इन आर, और ऊपर छोटा सा क्या लिखा होगा, x बिलोंग्स टू x इन, उसको इन बोलते हैं, बिलोंग्स टू r, और छोटा सा क्या लिखेंगे सुपरस्क्रिप्ट में। कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो x बिलोंग्स टू r स्क्वायर, ठीक है। लास्ट टाइम जो देखा था कि वेक्टर के जितने एलिमेंट्स होते हैं तो r के ऊपर वो लिखते हैं। स्केलर जो है उसके लिए सिर्फ r लिखते हैं, वेक्टर के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है जी। जी जी जी, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू वाई। और यहाँ पे मैंने इसका ये एक अजीब सी शक्ल के अंदर वो किया हुआ है। इसके ज़रिए से आप इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहते हैं। एक ज़माने में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, मेरे इंट्रोडक्शन कोर्स में पड़ी होगी, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एसेंशियली क्या करता है कि एक्स और वाई की वैल्यू वो यहाँ पे लाके डाल देता है। इससे अच्छा नहीं हो बहुत सारे डिपेंड्स ऑन द यूज़ केस। कुछ उस केस वो पुराना सिंटेक्स है जो कि C++ है, और ये नया पाइथन का सिंटेक्स है, तो किसी वजह से बनाई है, तो ये कुछ केसेस में अच्छा है। वैसे बता दिया कि देख लें दोनों को। एसेंशियली क्या कर रहा है कि एक स्ट्रिंग बना रहा है, और ये पहले जो ब्रेसेस हैं इसके अंदर x की वैल्यू डाल देगा और दूसरे ब्रेसेस के अंदर y की वैल्यू डाल देगा, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लें तो समझ आ जाएगी, इतनी बड़ी डील नहीं है ये कोई। लेकिन ये मैं बनाता हूँ a इक्वल टू वेक्टर 2,4, और इसको मैं कहता हूँ प्रिंट a, तो ये मुझे यहाँ पे इस शक्ल में प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है जी। अगर मैंने डंडर str ना बनाया होता तो मुझे उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू बता देता कि इस जगह पे पड़ा हुआ है, तो उसका मैंने क्या करना है। सही हो गया। दूसरा वेक्टर बनाते हैं 5,2, और उसको भी मैंने आउटपुट यहाँ पे कर लिया, ठीक है जी। अब देखिए मैंने इस वजह से आप लोगों को थोड़ी देर पहले वो सिंटेक्स बता दिया कि मैंने वेक्टर की क्लास आसानी से बना दी, पूरा किस्सा कहानी नहीं। मैंने एक वेक्टर भी बना लिया, आपको दिखा भी दिया वेक्टर। अब मैं कहता हूँ वेक्टर के अंदर मैंने कुछ नए ऑपरेशंस ऐड करने, एक एक करके मैं ऐड करूँगा। तो उनमें से एक ऑपरेशन मैं अभी बताता हूँ आपको, ऐड। तो ये वो फंक्शन है जो कि ऐड का फंक्शन है, और फिर मैं इसको जाके कहता हूँ वेक्टर डॉट ऐड, और यहाँ पे ऐड, ठीक हो गया जी। समझिए बात की सिंटेक्स को ज़रा समझिए। ये काम आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन बार पाइथन में सिंटेक्स देख लें। ऐड जो है ये जाएगा आपकी वेक्टर की क्लास में, तो चूंकि क्लास का ये फंक्शन होगा तो इसलिए एक सेल्फ यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, ठीक है। बस ये लिखा, ये जाएगा, इसको मैं क्लास के अंदर डालूंगा। अभी तो मैं बात लिख रहा हूँ, इसको उठा के मैं क्लास के अंदर फेंकूंगा, तो इसको यहाँ पे मैंने सेल्फ एक लिख लिया। ये आपसे एक और बी लेगा। अब यहाँ पे देखें डाटा टाइप ना होने का एक नुकसान ये भी है, ठीक है। पाइथन की तारीफें कर करके आप बुराइयाँ करने शुरू। अब आपको ये नहीं पता, इसको देख के आपको नहीं पता चलता कि बी क्या है, मुझे बताना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बी इज़ गोइंग टू बी अनदर वेक्टर।
मैं इसको कहूँगा वेक्टर ए डॉट ऐड और बी इसको मैं भिजवाऊँगा साथ, ठीक होगी जी। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, लॉजिक आप लोगों को पहले से पता है कि सी इज इक्वल टू वेक्टर, नया एक वेक्टर बनाऊंगा, वो वेक्टर क्या होगा, उसकी एक्स कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी मेरा एक्स प्लस बी का एक्स, और उसका सी इज गोइंग टू बी मेरा वाई, सी का वाई इज गोइंग टू बी मेरा वाई प्लस बी का वाई, ठीक है। लिटरली जो जबान है ना इंग्लिश वो ट्रांसलेट होती है कोड के अंदर, ठीक है जी, ओके। और रिटर्न हम सी कर देंगे। अब वो डेटा टाइप वाली चीज़ नहीं है, तो बी को हमने बता दिया कि अब class जी जी में जी, उसको करना। इसको पॉलीमॉर्फिज्म इसको कहते हैं कि आपने यहाँ पे बी डॉट एक्स लिखा है ना, तो बस अब इसको देख के पता चलेगा कि ये वेक्टर है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक्स वाई है, ठीक होगी जी, ओके। लेकिन इट्स स्टिल अ प्रॉब्लम फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड इवन फॉर रीडेबिलिटी समटाइम्स। तो कमेंट्स में आपको बताना पड़ेगा फिर इसका, मैंने डॉक्स्ट्रिंग डाली, लेकिन डॉक्स्ट्रिंग डालनी चाहिए कि आपके पास वो है। डॉक्स्ट्रिंग सर्च करने की चीज़ होती है जी, कोई सवाल है किसी का? चलिए ओके, सो ये मैंने इस क्लास के अंदर डाल दिया। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि वेक्टर डॉट ऐड इज इक्वल टू ऐड मैंने जब कर दिया, तो अब मैं कह सकता हूँ ए डॉट ऐड बी, और उसको कहाँ डाल दो, नए वेरिएबल सी के अंदर। ये सी और ये सी इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, वो लोकल वेरिएबल है फंक्शन का, और ये आपके पास ग्लोबल है, ठीक है। ये कहानी तो अभी तक पता होनी चाहिए। इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो ये 7,6 आ गया, क्योंकि 2 4 और 5 2 है वहाँ पे, ठीक है जी, सही हो गया। 2 + 5 7 हो गया, और वो चीज़ हो गई, इतनी बड़ी डील नहीं है। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन इस एस, तो एस इसलिए लिखा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप नॉर्मली स्केलर्स की करते हैं वेक्टर्स के साथ, ठीक है जी। तो नया वेक्टर आप बनाएंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी एस इंटू मेरा एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी एस इंटू मेरा वाई। ये तरीका होता है ना, हर एलिमेंट को आप उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ए डॉट मल 2 तो 4,8, ठीक है, 2,4 से 4,8 हो गया, ठीक है। स्केलर मैंने इसके साथ एक मल्टीप्लाई कर दिया। सर प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रही। ये रही क्या मुझे प्रेजेंटेशन क्यों बंद हो जाती है जी, थैंक यू, मैं बंद करके दोबारा लगाता हूँ। मुसीबत आपको नहीं कह रहा, अपने सिस्टम को कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपका मुझे मुसीबत कह रहा है। तो सर अपना कैमरा भी ऑफ कर लें, वो मेरे ख्याल से वो लैग कर रहा है, उसकी वजह से प्रेजेंटेशन भी लैग कर जाती है। मैं यहाँ पे हरकतें कर रहा होता हूँ, तो अगर थोड़ा भी नज़र आ रहा हो तो खैर है, कैमरा इसलिए वो असल में आउट ऑफ सिंक है ना आपकी ऑडियो और आपकी वीडियो, कैमरे की सिर्फ। वो मेरे एंड पे मसला नहीं होगा, वो शायद कहीं और मसला हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अच्छा खासा तेज़ इंटरनेट है। इस टाइम पे हमारे पास पॉइंट का इंटरनेट है जो कि 30 MB का अपलोड हमें देता है, बस थोड़ी देर मैंने पहले ट्राई किया, ठीक है। ओके सर, एनीवे चलो खैर है, वैसे तो बात नहीं, एक्स्ट्रा वीडियो तो कुछ नहीं। ओके, सो यहाँ पे अब देखें मैंने एक यहाँ पे सबट्रैक्ट का फंक्शन बनाया है, ठीक है। ज़रा इस बात को समझें, इसका पाइथन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका प्रोग्रामिंग से भी कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग को जब आप एक साथ मिलाते हैं उसके साथ ताल्लुक है। अभी कल आई गेस मैंने ट्विटर के ऊपर एक वो देखा, एक बंदे ने पोस्ट किया हुआ था कि मैथ्स वाले जो हैं ये फजूल सिंबल्स अगर मैथ्स में से निकाल दें तो प्रोग्रामिंग के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो उसके पीछे फिर नीचे एक लंबी बहस थी। मैथ्स वाले प्रोग्रामिंग वालों को गालियाँ निकाल रहे थे कि तुम लोगों को बात समझ नहीं आती, सीधे सीधे सिंबल होते हैं, और प्रोग्रामिंग वाले उनको गालियाँ निकाल रहे थे, तो देयर वाज अ बिग डील। और हार्डली 1-2 बंदे उसके अंदर इस तरह के थे जिनको दोनों बातें फिर समझ आती थी। द पॉइंट इज़ कि मैथ्स के सिंबल ज़रूरी हैं, बिकॉज मैथमेटिशियंस के वो टूल्स हैं, दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स यूजिंग दो सिंबल्स। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इतने बड़े बड़े किस्से, वो एक छोटा सा रीमान का जीटा फंक्शन लिख देते हैं, सारे मैथमेटिशियंस को समझ आती है कि इसके पीछे वो लंबी एक मतलब कम से कम 150-200 साल की कहानी है उसके पीछे, वो एक क्यों सिंबल से समझ आ जाती है उनको। प्रोग्रामिंग वाले भी एक तरीके से सही कहते हैं कि हमें बात समझ, तो वो जो गैप है ना दोनों के दरमियान में, हमें भी मैथ्स के साथ ये प्रॉब्लम है ना कि हमें रिसर्च पेपर के अंदर आपको मैथ्स मिलेगी, उसको आपने यहाँ पे लेके आना है और उसको आपने कोड करना है, ठीक है। अक्सर जगहों पे मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सब के अंदर ये किस्सा है। तो वो फ़र्क क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ और लिख रहे होते हैं, यहाँ कुछ और लिखते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि आप लोगों को पता है कि दो वेक्टर्स को आपस में सबट्रैक्ट किस तरह करते हैं। तो अगर प्रॉपर तरीके से किया हो तो आप ये करते हैं कि ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। अगर इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है तो पहले इसको उल्टा करो और इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है। वो आता है ना वो हेड टू टेल रूल जो आप अप्लाई करते हैं, तो एक वेक्टर को उल्टा करते हैं दूसरे के साथ ऐड करते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि इसमें से उसको आप एलिमेंट वाइज माइनस कर दें, वो भी हो सकता है। दोनों बातें सही हैं, दोनों से एक ही बात बनती है ना। या तो इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट को माइनस कर दें, इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट को माइनस कर दें, फिर भी सही है। या ये है कि दूसरे को, जो कि नॉर्मली मैथमेटिशियंस जो काम करते हैं वो क्या करते हैं कि एक वेक्टर को उल्टा करते हैं -1 और फिर पहले वाले के साथ ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे जो सबट्रैक्ट की डेफिनेशन की है वो ये की है कि पहले b को मल्टीप्लाई करो -1 से, मान हम ऊपर 1 आ चुके हैं, और फिर उसको ऐड कर दो इसके साथ।
ठीक है। तो हम जब आपने मैथ्स के सिंटेक्स को फॉलो करके यहाँ पे लेके आए तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं अगेन मिसालें बार बार देता हूँ, तो किसी ने नहीं देखी हुई वो लैंग्वेज तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जूलिया की जो पॉपुलैरिटी, एटलीस्ट आप लोगों ने जो लोग डाटा साइंस वगैरह मशीन लर्निंग में काम करें तो आपको जूलिया की पॉपुलैरिटी बहुत नजर आएगी। हालांकि इट्स अ फेयरली न्यू लैंग्वेज। उसकी पॉपुलैरिटी इन चीज़ों की वजह से कि जूलिया के अंदर जो वेरिएबल के नाम हैं वो भी आप यूनिकोड से बना सकते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग के अंदर यूनिकोड डाल सकते हैं, वेरिएबल का नाम यूनिकोड नहीं हो सकता। तो उसके अंदर आप वो जो मैथ्स के अजीब अजीब सिंबल्स है ना, वो सिंबल्स भी वेरिएबल के नाम के तौर पे, एप्सिलॉन आप वेरिएबल के नाम के तौर पे दे सकते हैं। तो इट कम्स क्लोजर टू मैथमेटिक्स। तो जो जूलिया का कोड है वो आपको मैथमेटिक्स से क्लोज, तो वो जो गैप है वो ब्रिज होता है। ठीक है जी। तो आप पाइथन में भी अगर काम कर रहे हैं तो कोशिश करें जितना मैथ्स के साथ अपने कोड को क्लोज कर सकें। ठीक है। मैंने प्रोबेबिलिटी का जो वो किया है, आई गेस एंट्रोपी वाला जो लेक्चर है जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, उसके अंदर ये बात की है कि आप किस तरीके से समेशन के जो रूल्स हैं, उन समेशन के मैथ्स के समेशन अगर बड़ी सारी लिखी और कॉम्प्लिकेटेड थी वो, उसको आप किस तरीके से ब्रेक डाउन करके कोड में लेके आते हैं कि मैथ्स और कोड एक जैसे नजर आए। ठीक है। देखना चाहें वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ आपको बताना चाह रहा था। ठीक है जी। ओके। सो इसको आप डिफाइन कर दें। आप डी माइनस बी अगर करेंगे तो डी डॉट सब्ट्रैक्ट बी, या डी माइनस बी तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम सिर्फ लिखा हुआ है, तो ये अगर आप करेंगे तो -1 6 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है। डी में से बी माइनस किया है, इस डी में से मैंने 4 8 में से 5 2 माइनस किया। ठीक है जी। तो -1 6 यहाँ तक सही जी, कोई मसला तो नहीं है। ओके। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट आप लोगों को भी मिलेगी, बिल्कुल छोटी सी मिसाल एक वो है। आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट्स वगैरह याद होंगे नहीं, या तो नेट पे कहीं भी सर्च करने तो पता चल जाएगा। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के होते हैं, उनका अपना एक फंक्शन होता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 वेक्टर एलिमेंट को आप लोगों ने आपस में बस इनके 2 फंक्शंस बनाने हैं, सिर्फ इसलिए कि आप करके देख लें। सर 4-5 लाइनों का कोड होगा, सिर्फ इसलिए कि वो करके देख लें। असाइनमेंट में अपलोड करूँगा, जब तक मैंने अपलोड नहीं की तब तक आप लोगों के ज़िम्मे पे नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि इट्स नॉट अ बिग डील। ये ना असाइनमेंट दे के पहले वीक में असाइनमेंट दे दिया है डैश 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 और वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, सिर्फ इसलिए कि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर शुरू हो जाए थोड़ा सा। यहाँ तक सही जी, कोई मसला तो नहीं है जी। मैं थोड़ा सा एक काम और बताना चाह रहा हूँ, टाइम तो है ना अभी, हाँ अभी तो वो नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ सी एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। सो इट्स वेरी विजुअल, और ये चीज़ें हम थोड़ा सा विजुअली देखना चाह रहे हैं। और इसेंशियली ये बताना मकसद नहीं है, वो आप लोगों के ऐसा हमें कहानी पता है, मैं क्यों बता रहा हूँ। मैं बेसिकली वो टूल आपको बताना चाह रहा हूँ कि आगे जाके उस टूल को हमने इस्तेमाल करना है। तो मैं थोड़ा सा आज का लेक्चर चूँकि वैसे टूल्स पे चल रहा है, तो मैं वो टूल आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा एक नज़र उसको देख लें। तो द टूल इज़ जियोजेब्रा। अगर आप लोगों ने पहले देखा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा हुआ तो अभी देख लें कि आपके पास एक ये टूल है GeoGebra.org, GeoGebra। ठीक है। अलजेब्रा से जियोजेब्रा, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, जियोजेब्रा .org। ये बड़ा पुराना टूल है, बड़े ज़माने से है, और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं काफ़ी चीज़ें समझने में। हम यहाँ पे सिर्फ वेक्टर्स की विजुअलाइजेशन के थोड़ा इसको इस्तेमाल करेंगे, आगे जाके हम एक और बड़े इंटरेस्टिंग काम के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो अभी ब्रीफ सा देख लें, मुझे चैट वाले भी बता दें कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये 2 पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, एक ए बनाया हुआ है विच इज़ एट 12,8 और एक बी बनाया हुआ है विच इज़ एट -6,4। ठीक है जी। ये 2 पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें, इसी पॉइंट को हम जो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि ये जो 12,8 है इसको हम पॉइंट भी कह सकते हैं। इसी को अगर मैं ऊपर नीचे करके लिख दूं तो हम इसको वेक्टर भी कह सकते हैं, और इसी को अगर मैं एरो की शक्ल में बना दूं तो उसको भी हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन है, दूसरी की डायरेक्शन नहीं है। अभी अगर इसको मैं कहूँ को ये पॉइंट है, इस पॉइंट की डायरेक्शन है कि नहीं, आप कहेंगे नहीं है इसकी डायरेक्शन। इसी को मैं एरो की शक्ल में लिख दूं, आप कहेंगे है डायरेक्शन। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। ठीक है। तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए यूजफुल होती हैं। हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, एक दो जो आपके पास लीनियर अलजेब्रा के कुछ फाउंडेशनल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से 2-3 यहाँ पे मैं एज एन एग्जांपल आपको सिर्फ बताऊंगा। एक ये कि आप देखें, ये मैंने एक वेक्टर बनाया ए विच गोज़ अप अंटिल दिस पॉइंट। ठीक है जी। इस पॉइंट को बाय द वे मैं जियोजेब्रा में जो फ़वायद हैं वो ये कि इस पॉइंट को मैं मूव कर सकता हूँ, ये आपको बताता है कि इसका भी क्या हुआ है। ठीक है। और वेक्टर उसके साथ साथ मूव होता है। ये दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। लेफ्ट साइड पे वो जियोजेब्रा की अपनी प्रोग्रामिंग है जो कि लिखी हुई है, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। मैं शेयर कोशिश करूँगा कर लूँगा आप लोगों के साथ, लेकिन इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको करना चाहें तो जियोजेब्रा के ट्यूटोरियल्स वैसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं फॉर सम रीज़न जियोजेब्रा के, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, हालांकि इट्स अ वेरी यूजफुल टूल। एनीवे, सो इस तरीके से मैंने एक बी, तो ये 2 वेक्टर्स मैंने बनाए हैं ए और बी। ठीक है जी। इन दोनों का सम जो है आप लोगों को पहले से पता है कि इन दोनों का सम यहाँ पे देखें मैंने कैसे किया हुआ है, c = a + b। तो जियोजेब्रा का फायदा ये है कि यू एक्चुअली वर्क विद द वेक्टर्स दैट यू आर वर्किंग विद। ठीक है। एक्चुअल फंक्शंस और उनके साथ आप काम करते हैं, वो प्रोग्रामिंग वाली खप आपको नहीं डालनी पड़ती थोड़ी सी। ठीक है। तो c = a + b जब मैंने किया तो आप ये देख सकते हैं कि a और b को इसने ऐड किया है। अगर हम ये देखना चाहें कि हेड टू टेल रूल के जरिए से किस तरीके से है, तो आप यहाँ पे b की कॉपी बनाएं a के एंड के ऊपर। ठीक है। और इस तरीके से अगर दूसरी साइड से आना चाहते हैं तो a की कॉपी बना ले b के एंड पे, दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो ये आपको विजुअली नज़र आ रहा है कि ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। इसको अगर आप जो इसको कहते हैं पैरेललोग्राम जो आपके पास बन गया है, इस पैरेललोग्राम को अगर आप हाईलाइट थोड़ा सा कर लें तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है।
अब जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें यहाँ तक तो बात आप लोग कर चुके हैं। जियोजेब्रा जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, और लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी जो लर्निंग के अंदर जो बहुत ज़्यादा मसले आते हैं वो ये आते हैं कि लोग या तो विजुअलाइजेशन सिरे से करते नहीं हैं, या फिर ये कि जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो स्टैटिक करते हैं। इसको इस तरह बनाया करें और फिर थोड़ा सा चीज़ों को हिलाया करें, ठीक है। इनको यहाँ से ऊपर नीचे इसको थोड़ा सा करेंगे तो आपको समझ आएगी। मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन बहरहाल मेरा रिसेंटली एक मैथ्स के टीचर के साथ बात हुई। उन्होंने मुझे मेरे प्रॉप का जो मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, तो मैथ्स के वो टीचर हैं, तो मैथ्स के टीचर है, सारी उम्र उनकी मतलब इसके साथ गुजरी हुई है। लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके लेक्चर के अंदर जो आपने वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिनको नहीं पता खैर इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन बेसिकली ये था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर जब हम चेंज करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप चेंज होती है रियल टाइम में, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो जो रियल टाइम में चेंज हो रही थी मुझे उससे बड़ा अच्छा मज़ा आया। मतलब उनको तो ऑब्वियसली पहले से पता था कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इज़ अ टीचर, मैथ्स का टीचर, उनको तो पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या। लेकिन उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को बताने के लिए बात बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि स्टूडेंट के जहन में ये बात इससे बैठ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये कि लीनियर अलजेब्रा मैथ्स जितनी भी चीज़ें होती है कोशिश किया करें सारों को जितना ज़्यादा आप विजुअलाइज़ कर सकें, दूसरा इंटरैक्टिवली विजुअलाइज़ कर सकें, ठीक है जी। ये बाय द वे अगर कोई टीचर वगैरह देख रहे हो तो ये छोटे बच्चों के लिए बात नहीं है, मैं छोटे बच्चों के उसमें इंटरैक्टिविटी के हक में नहीं हूँ उनको बातें समझाने के लिए, लेकिन इस एज में यूनिवर्सिटी लेवल की बात होती है। एनीवे, सो द पॉइंट इज़ इफ़ यू चेंज ए यू कैन सी हाउ सी चेंजेस, यू कैन सी हाउ सी चेंज, SWC हाउ सी चेंज। सो देखें ए को जिस तरह आप लेके जाते हैं यहाँ पे तो क्या हो रहा है, आपके पास सी का बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए को चेंज करने से आपके ऊपर कितना इफेक्ट आ रहा है और बी को चेंज करने से कितना इफेक्ट आता है, ठीक है जी। एक इस बात को देखें। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने उसके अंदर पढ़ा होगा कि अगेन लीनियर अलजेब्रा अगर नहीं याद तो खैर है, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं बताऊंगा तो आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। अगर बड़ा बुरा भी पढ़ा हो ना आप लोगों ने, ठीक है, पढ़ाने वाले की बात नहीं कर रहा, आप लोगों की बात करूँ कि अगर आप लोगों ने बहुत बुरा भी पढ़ा हो तो फिर भी आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, इसलिए टेंशन मत लेंगे लीनियर अलजेब्रा कहाँ से तीसरे सेमेस्टर का निकाल के लिया है, टेंशन मत लें। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके पास जब भी कोई किसी स्पेस को आपने कवर करना होता है तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे वेक्टर्स चाहिए होते हैं कि उन वेक्टर्स को मिला के आप पूरी स्पेस को कवर कर सकें, जिसको बेसिस कहा जाता है, ठीक है। जो एक्सेस होते हैं ना आपके पास, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के कॉम्बिनेशन से आप पूरे का पूरे प्लेन को कवर कर सकते हैं। तो आपने जो भी चीज़ बनानी है एक्स वाई से बन जाती है, ठीक है। तो वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास अब ये बी और ए जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिस हैं आपके पूरे के पूरे, जितना आपको प्लेन नज़र आ रहा है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स भी बेसिस हैं। जिस तरह अगर मैं ए को यहाँ पे ले आऊँ मिसाल के तौर पे, ये रहा A1 को मैं चलना जूम, ये रहा A1 और नॉर्मली आपको ये बेसिस पता चलते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये बेसिस होते हैं ना 1 0 0 1 आप देखते हैं, इनको आप बेसिस लेते हैं, लेकिन ये वाहिद बेसिस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें इसके ज़रिए से भी ये चीज़ कवर हो रही है, और अगर आप इसको यहाँ पे यूँ ले जाएं, इतना बड़ा कर दें तो ये भी बेसिस हैं, ठीक है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा सिंपल बेसिस नहीं है, इससे ज़्यादा सिंपल बेसिस मौजूद है, ठीक है जी। इस तरीके से ये जो है ये भी बेसिस है, इस तरीके से ये भी बेसिस है, ठीक है। ये मैं असल में इसलिए बता रहा हूँ, आगे जाके एक जगह पे मैं इनको इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो बेसिस इस बात को कहा जाता है BASIS वाली बेसिस है, ठीक है, ये इसकी बुनियाद है। इन दो चीज़ों को अगर आप ले लें तो इस पूरा प्लेन जो आपको नज़र आ रहा है, पूरी स्क्रीन का जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर कोई भी वेक्टर आप बना सकते हैं, ठीक है। कैसे मैं कह रहा हूँ कि बना सकते हैं, ज़रा देखें यहाँ पे कि यहाँ पे ये सी है ना, अगर मैं ए को कम करूँ तो देखें ये जितने दरमियान में वो वाली लाइनें हैं वो सारी कवर हो सकती हैं, ठीक है। ए को वापस ले जाएं। इस तरीके से बी को अगर मैं कम करूँ तो आपके पास सम कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी, ठीक है। आई एम फेयरली श्योर कि इस बात से समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं आपके लिए एक और भी बना के लाया हूँ, सब्र करें। इसी को भी हटाएं, इसको भी हटाएं और इसको भी हटाएं, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर्स हैं यू और वी, ठीक है। और इस तरीके से ये डी है, ये वही चीज़ है, डी इज इक्वल टू यू इंटू ए प्लस वी इंटू बी, और ये इसका पॉलीगॉन है जो कि ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ज़रिए से मैं सी को कहीं पर भी रोटेट कर सकता हूँ। ए को रोटेट करते जाएँ, सी रोटेट होता जाएगा, बी को रोटेट करते जाएँ आपके पास, तो रोटेशन सारी की सारी ए और बी के उस चेंज से हो सकती है, ठीक है। इसका फायदा क्या है कि मतलब मैं बताता हूँ, एक मिनट में बताता हूँ बेसिस से फ़ायदा क्या होता है, वो थोड़ी मैं बताता हूँ। सिर्फ अभी इतनी बात को समझें कि इन दो वेक्टर्स को लेके आप पूरे के पूरी जगह को कवर कर सकते हैं, ठीक है। रोटेशन नहीं करेंगे। इसको देखें, अगर मैं ए को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये सारे के सारे उस एरिया को कवर कर रहा है। अगर मैं इसको -1 के साथ कर दूँ तो नीचे वाला सारा एरिया ये कवर कर लेगा, ठीक है। मतलब सी जो है उसको मैं पहुंचा सकता हूं सिर्फ यू और वी को चेंज करके। सम कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी विल क्रिएट एवरी वेक्टर इन दिस प्लेन,
ठीक है, इसको कहा जाता है बेसिस। कि ए और बी बेसिस हर उन सेट ऑफ वेक्टर्स को कहा जाता है कि उनके सम लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसका मतलब है कि इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट है दोनों को ऐड कर दें। ये ऐड करने से आप इस पूरे प्लेन में कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको कहा जाता है बेसिस। ये बेसिस इसलिए ज़रूरी है, जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिस, ये अभी का स्ट्रीम स्टक है नहीं, पहले पुरानी बात है। ओके, बेसिस क्यों ज़रूरी होते हैं? आप लोगों ने अभी तक तो नहीं देखा होगा, शायद जो लोग विजन पढ़ रहे हैं वो देख लें कि विजन में तरीकाकार ये होता है कि आपके पास एक ही रियल वर्ल्ड है। ठीक है, ज़रा देखें यहाँ पे एक यूज़ केस बता रहा हूँ, रियल वर्ल्ड यूज़ केस है कि चेंज ऑफ बेसिस कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ये रियल वर्ल्ड आपके पास वो है, इसके अंदर आपने गेम जो बना रहे हैं उसके अंदर आपने एक रखा होगा कि भाई वो 0 0 0 कोऑर्डिनेट है, ये कुर्सी पड़ी हुई है एक्स कोऑर्डिनेट इतना, वाई कोऑर्डिनेट इतना और जेड कोऑर्डिनेट इतने के ऊपर पड़ी हुई है, ये कुर्सी यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, आपने ये जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स बताएं किस हिसाब से बताएं? उस कोने के हिसाब से। ठीक हो गया, आपका कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ से आपने कैलकुलेशन करनी है कि भाई यहाँ से कैमरे से वो कुर्सी कितनी दूर है। ठीक है, गेम्स में होता है ना कि भाई जो चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है तो उसकी कैलकुलेशन ना करो, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, ड्रॉ डिस्टेंस उसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर है, इस कुर्सी को मैंने ड्रॉ करना है कि नहीं करना, इसके लिए पहले मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब आपने जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो आपने क्या करना है, इस कैमरे का यहाँ से लेके वहाँ तक, जबकि आपके पास उस चेयर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और इस कैमरे के अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस जगह पे पड़े हुए हैं आपके पास, उसके हिसाब से। ठीक है, और अब आपने ये काम करना है कि ये चेयर यहाँ पे है और ये जो कैरेक्टर है आपका वो यहाँ पे है, तो ये चेयर के आगे है कि चेयर के पीछे है। उसके लिए आपने ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ से अगर एक लाइन वहाँ तक जाती है तो उस लाइन पे ये पहले आता है कि बाद में आता है। ये सारी किस्सा कहानी करने के लिए आप बेसिकली कहाँ से बात कर रहे हैं, कैमरे के पर्सपेक्टिव से, और जो आपके पास डाटा पड़ा हुआ वो क्या, उसके पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो वो एक बेसिस है, ये दूसरी बेसिस है। तो आप इस सारी वो कैलकुलेशन आप उस बेसिस में भी कर सकते हैं, बट इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप सिंपली क्या करते हैं, उसको चेंज ऑफ बेसिस करते हैं, इस ये जो कोऑर्डिनेट है आपके पास इसकी चेंज ऑफ बेसिस करते हैं, इसको बेसिस नई बेसिस बना लेते हैं। कैमरे का भी एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होता है, इस बेसिस में आप आ गए, आप कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे हो जाती है, वो कोड भी आपका साफ सुथरा होता है और काम भी तेज़ हो जाता है, ऑपरेशन तेज़ हो जाते हैं, एक्चुअल तेज़ होते हैं। और गेम में आपको पता हुआ FPS में FPS वाली जो बकवास होती है सारी, काम तेज़ हो जाता है। जब ये हो जाता है उसके बाद फिर आप वापस चेंज ऑफ बेसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ बेसिस, कैलकुलेशन चेंज ऑफ बेसिस, तो चेंज ऑफ बेसिस इज़ वेरी कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर विजन के अंदर जब भी आप काम करते हैं, क्योंकि आपने कभी एक पर्सपेक्टिव से देखना है, कभी दूसरे पर्सपेक्टिव। दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ, आपके पास ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर सारा, तो उसमें होता है कि एक कैमरा आपके पास लगा हुआ है यहाँ पे CCTV कैमरा, एक CCTV कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, एक गाड़ी गुजरती है बीच में से, इस कैमरे को वो गाड़ी अलग एंगल से नजर आती है, उसको अलग एंगल से नजर आती है। तो आपने 3D वर्ल्ड के अंदर जाके ये करना होता है कि भाई इस बेसिस पे ये चीज़ यहाँ पे, इस बेसिस पे यहाँ पे, अगर इन दोनों को मैं एक ग्लोबल बेसिस पे अगर चेंज कर दूँ तो वो गाड़ी किधर पहुँचेगी। ठीक हो गया, तो वहाँ पे भी चेंज ऑफ बेसिस करके फिर आप एस्टिमेट करते हैं कि ये वही गाड़ी है कि नहीं, क्योंकि आपको क्या पता कि इस कैमरे से जो गाड़ी नज़र आ रही है और इससे जो नज़र आ रही है वो एक ही गाड़ी के दो साइडें हैं या नहीं, दो अलग अलग गाड़ियाँ हैं। ठीक है, मेहरान तो यहाँ पे इतनी बहुत सारी फिर रही है कि दो मेहरानें जा रही हैं, आपको क्या पता है वही मेहरान है कि दूसरी मेहरान, कलर भी सेम होता है। ठीक है जी, सर ये बेसिस का जो मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया कि बेस जो है ना सिर्फ 0 0 0 नहीं हो सकता, बेस लेट्स से 5 तक भी हो सकता है। बेसिस वेक्टर जो होते हैं ना, बेसिस वेक्टर्स 2000 एनी दो भी ज़रूरी नहीं है, वो 6 7 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द स्पेस। हर वो वेक्टर का कॉम्बिनेशन जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप पूरी स्पेस को कवर कर सकें उसको बेसिस कहते हैं। हाँ, कुछ बेसिस अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। जैसे 1001 हमारे लिए आसान है, कागज़ पे कैलकुलेशन करना आसान होता है। वो XYZ इसलिए अच्छी हैं क्योंकि आपने फिजिकल वर्ल्ड का वो रखना है, चेयर को मूव करना है, वो बड़ी अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। कैमरे वाली बेसिस इसलिए अच्छी है क्योंकि वो रेंडरिंग में आसान है। ठीक हो गया, तो हर बेसिस के अपने मकासद होते हैं। कुछ बेसिस जो हैं वो सिंपल होती हैं, कुछ बेसिस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कुछ बेसिस एक काम के लिए अच्छी होती हैं, कुछ दूसरे के लिए। बताना मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना मुराद है कि इट्स एज सिंपल एज दैट, कि आप यहाँ पे बजाय इसके कि वो वेक्टर लें, आप ये वेक्टर ले लें, इनके कॉम्बिनेशन से भी आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी भी चीज़ जो बताना मुराद है वो ये है कि इस तरीके से चीज़ों को जब विजुअलाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। लेट्स से मैंने कैमरा उधर लगा, ठीक हो गया, ये कैमरा का बेस हो तो उससे मैंने तब पूरा उसका वो चेंज कर सकता। जी जी, आप जब इस चीज़ को चेंज करेंगे ना तो इस बंदे की कैलकुलेशन आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ चेंज ऑफ बेसिस करनी पड़ेगी। हाँ, चेंज ऑफ बेसिस करना सही है। ठीक है, चेंज ऑफ बेसिस का ऑपरेशन वो मेरा यहाँ पे मकसद नहीं है कि वो कैसे होता है, उसके अपने तरीके 2 3 फार्मूले होते हैं और डालते हैं उसके अंदर निकल आती है। ठीक है जी, सो मैं थोड़ा सा ये बता दूं जिन लोगों को टेंशन हो रही है कि मैथ्स कहाँ से इतनी बहुत सारी आ गई है, यहाँ पे ये जो जियोजेब्रा में जो मैंने आपको चीज़ बताई है ये सारी की सारी सिर्फ बताने के लिए थी, दिखाने के लिए थी। ये अगर आपको नहीं समझ आई इट्स नॉट अ बिग डील, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये 2 वेक्टर्स हैं जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं, बस दैट्स इट। ठीक है जी, हाँ, पीछे जो कोड में मैंने पाइथन में जितनी चीज़ें बताई हैं वो सारी की सारी आपको इसे समझ आनी चाहिए, आगे जाके हम उनको इस्तेमाल करने वाले हैं। कोई सवाल है तो पूछें। सर ये
पाइथन को हम पार्ट में उसको टच करने के लिए या उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप के लिए? पाइथन को जी हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। न्यूमेरिक कंप्यूटेशन के अंदर बाकायदा कोड है, बिकॉज इट्स न्यूमेरिक कंप्यूटेशन, तो कंप्यूटेशन हम पाइथन में करेंगे। आप किसी और लैंग्वेज में करना चाहिए, मोर देन वेलकम। यानी कि सर कोड ये सारा इस कोर्स में? सारा नहीं है, बहुत सारी मैथ्स है, लेकिन हर मैथ्स के अगेंस्ट छोटा छोटा थोड़ा तो देखें। जिस तरह 2 लेक्चर हमने तकरीबन 3 घंटे किस्सा किया है, और जो कोड बना है वो ये इतना सा बना है, ये कोड बना है सारा। ठीक है जी, तो कोड थोड़ा है लेकिन है। ज़्यादा डिस्कशन जो है वो आगे जाके जब मेथड्स पे हम आ जाएंगे, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के साथ जो मेथड्स होते हैं, तो उसके अंदर मैथमेटिक्स है, लेकिन मैथमेटिक्स को अगर मैथ्स तक छोड़ेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, तो हम अप्लाई करेंगे कोड के ज़रिए से। कोड छोटे छोटे पीसीज हैं, इतने बड़े कोड्स नहीं हैं। मैथ्स भी थोड़ी सी है, मैथ्स के अंदर भी कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में जो टाइम लगता है ना, न्यूमेरिकल मेथड में जो जिस चीज़ पे टाइम लगता है वो एक्चुअल बाय हैंड कैलकुलेशंस हैं, तो वो हम खा जाएंगे बीच में से, वो हम करेंगे ही नहीं। वो हम लूप लगा देंगे, लूप से कहेंगे तुम कर लो। ओके सर। और कोई सवाल है जी?